तो अभी तक अपना ओएम वाला जो पूरा पोर्शन है वो रैप अप हो चुका, यानी ओएम में प्रैक्टिकल और थ्योरी दो पोर्शंस थे, और अब हम लोग यहां पे शुरू करेंगे एसएम का पोर्शन, और एसएम का पोर्शन कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। जैसे ओएम में काफी कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मशीन, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल सम्स थे इसमें, और इसमें कुछ पोर्शन थ्योरी भी था जो थ्योरी क्लासेस में चले, लेकिन मेजर पोर्शन प्रैक्टिकल था, और वो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछता है, वो तो पूछेगा ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद सीएमए फाइनल के अंदर एससीएम कॉस्ट के अंदर में भी काफी ओआर बोल के पोर्शन आ जाता है, जिसमें इंटर में जितने भी अपने ओएम पढ़े हैं वो सब आपको सीएमए फाइनल के अंदर में एससीएम के पेपर में अप्लाई करने को मिलेगा, उससे आगे वाले लेवल का। तो अगर इंटर का बेस स्ट्रांग है, जैसा हमने अभी अभी किया ओएम के अंदर में, इंटर का बेस सेट है, स्ट्रांग है, तो फाइनल में उससे बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि अगेन फाइनल में टाइम अपने को कम हो जाता है। ओएम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए होप। तो अब उसके बाद अपने यहां पे चलते हैं, शुरू करते हैं एसएम वाला पोर्शन। अब एसएम वाला पोर्शन जो है ना वो 100% थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब 100% थ्योरी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब 4 चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में, और ये 4 चैप्टर देखो किस तरीके से आता है। एक काम करते हैं, पहले मैं तुमको पेपर पैटर्न दिखाता हूं, तुम्हारे एग्जाम का पेपर पैटर्न दिखाता हूं, फिर एक एक करके आगे चलेंगे। इधर देखना, सबसे पहला ये तुम्हारे एग्जाम का पेपर पैटर्न है, ठीक है। दिस इज ओएम एसएम पेपर पैटर्न। शायद ओएम के क्लास में भी अपने डिस्कस किए थे, बट अगर वहां ध्यान दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो अभी देख लो, 2 मिनट का चीज है ये। ओएम एसएम जो अपना यहां सिलेबस है, पेपर नंबर 9, पूरा पेपर 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स जो अपने को अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन पूरा पेपर 100 से ज्यादा मार्क्स का आता है। कितने का पेपर आएगा वो अभी अभी अपने देख लेंगे, डोंट वरी। 100 अटेम्प्ट करना अपने को, कितने घंटे में? 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है 100। ये पूरा अपने एग्जाम से पहले इसको सॉल्व करके जाएंगे, सो देयर इज नथिंग टू वरी कि यहां पे तुम लोग कुछ नया नहीं देखेगा एग्जाम पेपर में। इससे पहले अपना रिहर्सल हो चुका होगा, तुम लोग एक फुल सिलेबस टेस्ट भी दोगे, और उससे पहले अपने ओएम का एक पूरा टेस्ट होगा, एसएम का एक पूरा टेस्ट होगा। जो चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ वो अलग, वो सब तो था ही। करेक्ट, प्राची बोली 128 का ही पेपर होता है, मैं दिखा देता, बट चलो ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखते हुए चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जो 30 मार्क्स का अपना एमसीक्यू होता है। पहले ऑब्जेक्टिव होता था, बहुत सारी चीजें होती थी इसमें, अब सिर्फ एमसीक्यू बच गया है। सो फुल 30 मार्क्स एमसीक्यू है। किस तरीके से? 15 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, यानी 30 मार्क्स का अपना पूरा का पूरा एमसीक्यूज। अब ये एमसीक्यूज कहां से होंगे भाई? जो हमने पढ़ा है वही सिलेबस से होगा। जैसे ये सब ओएम का चल रहा है, ये देखो वर्क सेंटर में पढ़ा था, ये ईओक्यू का क्वेश्चन हो गया, यहां पे प्रोडक्टिविटी पर वर्कर हमने पढ़ा था, ये सब जो हमने पढ़ा है ये एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। अब यहां तक ओएम था, यहां तक ओएम के एमसीक्यूज के कितने? 7 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ओएम। अब यहां पे आ गया 2 3 ठीक है। तो ये डिवीजन मैंने देखा, 8 क्वेश्चंस अपना ओएम से है, 8 क्वेश्चंस ओएम से है, 7 क्वेश्चंस एसएम से है। ये 15 जो एमसीक्यूज होते हैं, इसमें से 8 आर फ्रॉम ओएम, 7 आर फ्रॉम एसएम। अगेन ये इस पेपर में था, हो सकता है ये इधर से उधर हो जाए। अपने मान के चलते हैं कुछ इस तरीके से, 10 क्वेश्चंस ओएम के हो सकते हैं, 5 क्वेश्चंस एसएम के होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये पेपर पैटर्न होगा आउट ऑफ 30 मार्क्स एमसीक्यूज। ये 30 एमसीक्यू का कहानी हो गया। अभी जो सेक्शन बी चालू हुआ, ये सेक्शन बी पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, इसमें ओएम और एसएम दोनों मिला के हैं, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है, हमें क्या बोला है? 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 8, यानी टोटल 7 क्वेश्चन है। यहां पे 8 क्वेश्चन टोटल में है, एक एमसीक्यू वाला था वो हटा दो। 7 क्वेश्चंस टोटल में अपने पास है, जिसमें से अपने को 5 सॉल्व करना है, यानी 2 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। अब ये जो 5 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना आउट ऑफ 7 क्वेश्चन किस तरीके से दिया है पहले ये देख लो। ये जो क्वेश्चन 1 है ये ओएम थ्योरी से है,
क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 ओएम थ्योरी का है और पार्ट 2 ओएम प्रैक्टिकल का है, ठीक है। पार्ट 2, 3 पार्ट बी प्रैक्टिकल चालू हुआ, फिर 4 ए और बी देखो ओएम प्रैक्टिकल का है दोनों पार्ट्स, 5 ए और बी, 5 ए और पी ओएम प्रैक्टिकल के हैं। ये सब क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया ही था। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये एसएम का है, ये एसएम का है और ये एसएम का है। तो अगर कुल मिला के मैं तुमको ये ओएमएसएम का जो 100 मार्क्स अपने को अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 128 इसका ब्रेकअप दूं तो क्या है, एमसीक्यू आता है इसमें कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का यहां अपना एमसीक्यू रहता है और ये 30 मार्क्स में तुम समझ लो 20 मार्क्स ओएम के एमसीक्यूज है, 10 मार्क्स एसएम के एमसीक्यूज है और ये 30 मार्क्स कंपल्सरी होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये 30 मार्क्स कंपल्सरी है। अब बाकी जो डिस्क्रिप्टिव है, बाकी जो अपना डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है उसमें 3 पार्ट्स हैं, ओएम थ्योरी, ओएम प्रैक्टिकल और एसएम, ठीक है। ओएम थ्योरी के 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स थे, 2A, 2B, 3A। तो ये क्या क्या है, 2A, 2B, 3A, ये ओएम थ्योरी के होते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हो गए, 7 मार्क्स ईच, यानी 21 मार्क्स का ओएम थ्योरी अपना। ओएम प्रैक्टिकल के 5 पार्ट्स हैं, 3B से शुरू होता है, 4AB, 5AB। तो 5 पार्ट्स ओएम प्रैक्टिकल के हैं, करेक्ट। तो 5 into 7 यानी 35 मार्क्स, डन है। एसएम के 6AB, 7AB और 8AB। तो कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स एसएम के हैं, 7 मार्क्स ईच। ये देख लो 7 7 7 7 7 7, 6 क्वेश्चन एसएम के 7 पार्ट्स ईच यानी 42 मार्क्स। अब कुल मिला के मैं तुमको यहां आउट ऑफ 128 का जो पेपर है इसको ओएम में बोलूं, ओएम से कितना पूछ रहा है, इधर 20 नंबर, यहां 21, यहां 35, टोटल कितना हो गया, 76 मार्क्स ओएम से है। और एसएम से अपना कितना हो गया, यहां 10 है और यहां 42 है, यानी एसएम से हो गया अपना 52 मार्क्स। बोलो छोड़ सकता है क्या एसएम को, छोड़ सकता है क्या एसएम को, बोलो ना, छोड़ सकता है क्या एसएम को। अगर तुमने एसएम बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, ये 15 क्लास जो हम यहां करने वाले हैं, ये 15 क्लासेज में मैं तुमको कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट करेंगे। लर्न कराना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करेंगे, समरी नोट्स प्रिपेयर करेंगे और जो बुक से अपने पढ़ेंगे वो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं है, वो स्टडी मटेरियल के बेस पे मैंने नोट्स डिजाइन कर रखा है, वो तुमको मिला भी होगा, उससे अपने पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। पहले सिर्फ इतना सा बात बताओ कि क्या तुम एसएम वाले पोर्शन को हल्के में ले सकते हो या इसको छोड़ के जा सकते हो एग्जाम हॉल में, यस और नो। सिर्फ इतना सा चीज मेरे को जानना है। ये तुम्हारे सामने पेपर पैटर्न का डिस्कशन किया अभी अभी, तो सिर्फ इतना सा चीज मेरे को बताओ, क्या इसको छोड़ के जा सकते हैं या इसको करके जाना मैंडेटरी है। जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ यार। बोलते हुए चलो। मोर थ्योरी बैड लक, अभी जो है यही है। ओएमएसएम का पेपर कहने को प्रैक्टिकल होगा, यहां पे प्रैक्टिकल ये 35 नंबर है, प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें से ये 35 नंबर कंप्लीटली प्रैक्टिकल, और इस 20 मार्क्स में से तुम समझ लो 8 मार्क्स, 4-5 क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिकल हो, तो यानी कुल मिला के 43 मार्क्स प्रैक्टिकल पोर्शन होगा खाली। बट ये 43 मार्क्स भी अगर जो अपने इतने अच्छे से प्रैक्टिकल पोर्शन का डिस्कशन किया है हमने, वो 43 अगर तुम बहुत अच्छी तरीके से करते हो तो तुमको 100 में से 43 मिल सकता है। नहीं चलो ठीक है, थोड़ा सा मॉडेस्टी भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, 40 आउट ऑफ 100 इजीली मिल सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं कटते हैं। और प्रैक्टिकल जिस लेवल पे हमने प्रिपेयर किया है पूरे क्लास में ओएम वाले पार्ट में,
तो उसमें तुमको 43 में से 40 आ सकता है, एंड ये मैं गारंटी दे सकता हूं तुमको। ऑब्वियसली अगर तुम पढ़ के रिवाइज करके, जैसे हम रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करके फिर जाते हो एग्जाम में, तो 40 आउट ऑफ 100 तुमको प्रैक्टिकल पोर्शन से मिल सकता है इजीली। करेक्ट। अब रिमेनिंग अगर तुम एसएम और ओएम थ्योरी थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ के चले जाते, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग ये प्रैक्टिकल पोर्शन तो करके चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या नहीं करेंगे, ये एसएम वाला पोर्शन और ओएम थ्योरी वो लोग एकदम हल्के में ले लेंगे, एकदम हल्के में ले लेंगे, माइट भी खाली मैराथन से करके चले जाएंगे, एकदम हल्के में लेंगे। और वो हल्के में लेने से तुमको भी पता है रिजल्ट होता है अपना 15%, रिजल्ट होता है 15%। तो अब ये 15% वाले कैटेगरी में पहुंचने के लिए यू हैव टू बी 15 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स दैट आर गोइंग टू पास। वो 15 लोग में तुमको एक जन बनना है। जो लोग भी देख रहे हैं, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, तो इस 15 में से तुमको अपना एक सीट रिजर्व करना है। कैसे करेगा, खाली प्रैक्टिकल करके हो जाएगा तो बता दो, ये क्लास यहीं बंद कर देंगे, आराम आराम से पढ़ के निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों इतना स्ट्रेस ले सिलेबस कंप्लीट करने का और अच्छे से लर्न वर्न करने का, बोलो। तुम भी खुश, हम भी खुश, बस हो गया, लाइफ इज वेरी इजी। बोलो ना, नहीं हो सकता। तो खाली प्रैक्टिकल करके तो नहीं होगा। अगर हो गया तो गणेश जी के डबल लड्डू चढ़ा देना, वो गलती से मिस्टेक से पास हो गए तुम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सही स्ट्रैटेजी इसका क्या होगा, प्रैक्टिकल तो अपने को करना ही है, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन तो करके जाना ही जाना है। साथ में अपने को ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ना, ओएम थ्योरी वाले और एसएम का थ्योरी, ये अपने को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब ये दोनों थ्योरी में भी एसएम का थ्योरी तुमको बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि वो 52 मार्क्स का थ्योरी है, 52 मार्क्स का थ्योरी है। और तुम देखो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे, इसमें घुमाने वाला कोई बात नहीं है। तो ये 52 मार्क्स तुमको बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ में यहां पढ़ना है। और रहा बात ओएम थ्योरी का, ओएम थ्योरी अपने जो 6 क्लास के अंदर अंदर में रैपअप किए हैं, वो मोर देन इनफ है, वो मोर देन इनफ है। उसको एग्जांपल्स के थ्रू कीवर्ड्स को खाली पढ़ते हुए जाना है, दैट इज मोर देन इनफ। बोलो यहां तक अब तुमको सेंस बना क्या? तो एसएम का अपना कुछ स्टडी स्ट्रैटेजी इस तरीके से होने वाला है कि जो नेक्स्ट 15 क्लास हम लोग करेंगे, 15 क्लासेस का मेरा यहां टारगेट होगा। 15 क्लासेस तुम समझ लो 1 आवर 45 मिनट्स ईच, 2 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 1 आवर 45 मिनट्स ईच। ये तो 15 क्लासेस होगा, यानी कुल मिला के कितना ही हो गया यार, मतलब टोटल क्या 20-22 घंटा हुआ होगा, 22 आवर्स के आसपास लगभग। तो चलो ठीक है, 25 आवर्स ही ले लो तुम। 25 आवर्स अगर तुम मेरे सामने साथ साथ में पढ़ते हुए चलते हो, ये 25 आवर्स में हम लोग क्या क्या करेंगे तुमको मैं बता देता हूं। ये 25 आवर्स में हम लोग बुक से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, पहले अंडरस्टैंडिंग होगा, बुक से समझते हुए लर्न करेंगे, और साथ में समरी नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ये 25 आवर्स में तुम सब काम कर चुके होगे, सब काम। और बुक से भी जो पढ़ना है ना, वो मैं तुमको बोला जा सकता था कि ये अपना मेन स्टडी मटेरियल जो है, तुम देखो सीएमए इंस्टीट्यूट का ये स्टडी मटेरियल है तुम्हारे सामने। आ जाओ इसके नोट्स पे, आ जाओ यहां पे देखो, ये रहा तुम्हारा सेक्शन बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, पेज 387 से लेके 521, 387 से लेके 521 सब्ट्रैक्शन, ये सब तुमको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कुल मिला के लगभग यहां पे 135 पेजेस है, यहां 135 पेजेस है। और ये 135 पेजेस के बुक के गंदे लैंग्वेज वाले नोट्स को यहां पे मैंने 76 पेजेस में समराइज कर दिया है। 76 पेजेस में समराइज किया है। समराइज तो क्या गया, इसको समराइज करना नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 76 पेजेस में कैसे बोला जाए, इंपॉर्टेंट जो है ना, जो इररिलेवेंट चीजें हैं उनको कट कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं।
इररिलेवेंट पोर्शंस जो है उनको कट करके 76 पेजेस में इसको समेट दिया है। और ये 76 पेजेस तुम देखो, यहां कीवर्ड्स, हेड पॉइंट्स, सब कुछ तुम्हारे पढ़ाई के हिसाब से मार्क्ड है। तुम अच्छे से पढ़ सको, अपने को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, प्रिपेयर करते हुए चलना है, लर्न करते हुए चलना है, ये उस तरीके से डिजाइंड है। सेंस बना क्या? तो ये तो अपने पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और ये बुक तुमको मिला होगा एकदम 76 पेजेस का पतला सा बुक, ऑरेंज कलर के कवर का, वो तुमको मिला होगा जब तुम, एक ओएम का बुक था अपना पर्पल वाला, ये एसएम का बुक है। तो एसएम का बुक जो तुमको मिला, तो ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे ही बेस्ड है एकदम। तुम चाहो तो एक एक पन्ना बैठ बैठ के मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम्हारा मन भर जाए तो इंस्टीट्यूट का बुक बंद करके साइड कर देना, कबाड़ी वाले को बेच देना, वो भी तुमको बहुत ज्यादा रुपया देगा नहीं। तो एसएम का बुक अपने को इससे ही पढ़ना है। एग्जाम से एक दिन पहले भी यही बुक पढ़ेंगे भाई, यही बुक पढ़ेंगे एग्जाम से एक दिन पहले। एग्जाम में एसएम में हाईएस्ट कैसे स्कोर करें, बस इधर क्लास करके साथ में बैठा है तो सामने, इसी के लिए तो मेरे पास आया ना। क्यों टेंशन ले रहे? करेंगे स्कोर अपने एसएम में, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट का एक ही फंडा देखो, समझना है, लर्न करना है और उसको एग्जाम में लिख के आने का। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग समझ लेते हैं लेकिन लर्न नहीं कर पाते। लर्न नहीं कर पाते तो एग्जाम में लिखेगा कैसे? और लर्न कर भी लिया तो तुमको एग्जाम में लिखना नहीं आएगा। तो ये बहुत सारा चीज आता था किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में। तो इस 15 क्लासेस, जस्ट 15 क्लासेस, तुम सोचो ना, सिर्फ ये 15 क्लासेस में मेरा टारगेट ये रहने वाला है पूरा, पहले हम लोग इसको समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स और सब कुछ को लेके एकदम तुमको रिलेटेबल बनाएगा। है थियोरिटिकल सब्जेक्ट, देखो उस पे तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब मैं तुमको व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं बना सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, उसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करा के उसको पढ़ सकते हैं अपने। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना होगा, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना होगा। सबसे पहले हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल से उसको रिलेट करेंगे और उसके बाद कुछ कीवर्ड्स को लर्न करते हुए चलेंगे, हेड पॉइंट्स और कुछ कुछ कीवर्ड्स को लर्न करते हुए चलेंगे। एक बार ये लर्निंग हो गया, साथ में एक नोटबुक तुमको लेके बैठना है। जो ओएम का नोटबुक था वही लेके बैठ जाना, ओएम का जो नोटबुक था वही लेके बैठ जाना। इस नोटबुक में अपने इसमें नोट करेंगे एसएम, समरी नोट्स और सीएमए इंटर। ये तुम्हारे एक्सक्लूसिव तुम्हारे लिए है। तो सीएमए इंटर का अपना ये समरी नोट्स बनाते हुए चलेंगे एसएम के अंदर में, ठीक है। और ये समरी नोट से क्या होगा, एग्जाम से एक दिन पहले तुमको समरी नोट्स घुमाएगा, मेन जो हेड पॉइंट्स है ना वो अपने यहां पे लिखते हुए चलेंगे। तो कभी तुमको 15-20 मिनट 1 घंटे का टाइम मिला, समरी नोट्स को फ्लिप कर लिया, तो उससे सारा पॉइंट्स तुमको रिकॉल होता चला जाएगा और इससे अपने लर्न कर पाएंगे। चलेगा क्या? बोलो, कंफर्ट आया? अपने किस तरीके से पढ़ेंगे और बाकी अब कैसे एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, प्रेप स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये सब अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट 15 क्लासेस में यही सब तो करना है, बट एक ओवरऑल क्लैरिटी है। तो बताओ फिर आगे चलते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट है, टाइप चैट नहीं करता रहेगा तो फिर कब नींद आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, उठ के देखिएगा क्लास खत्म। थ्योरी सब्जेक्ट है, एकदम बैठ के पढ़ना होगा, लेट के चद्दर ओढ़ के मत पढ़ाई कर लेना प्लीज। बैठ के पढ़ना होगा, टाइप करते हुए चलना होगा, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना, थ्योरी लर्न हो जाएगा। सही है, चलो बहुत बढ़िया। आंसर कैसे लिखना होगा ये भी बता दीजिएगा। ऑफ कोर्स सभी चीज डिस्कस करेंगे इसमें, ऑफ कोर्स। चलेगा? हाँ, जो मेरे साथ बोलेगा उसका एसएम में 52 में से 15 मार्क ज्यादा आएगा, जो नहीं बोलेगा उसका 15 मार्क कम आएगा, ऐसा। हाँ ऐसा ही होगा। जो बोलते हुए चलेगा 15 मार्क उसका बेसी रहेगा, जो नहीं बोलेगा 15 मार्क कम रहेगा। अब तुम रिस्क लेना चाहो तो ले लो, तुम्हारे ऊपर है, मेरा कुछ नहीं है। चले आ जाओ।
तो सबसे पहले अब यहां पे अपने शुरू करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहां हेडिंग दे दो, चलो शुरू करें एसएम के साथ। फिर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये अपना मस्त पूरा एसएम का तुम समरी नोट्स बनाते हुए चलना। ओएम वाला जो अपना नोटबुक था ना, अगर तुमने ओएम कर चुका है सर आप चालाक हो, हाँ बचपन से ही। अगर तुमने ओएम कर लिया है तो ओएम कंप्लीट करने के बाद एसएम उसी नोटबुक में कर लेना। तो मल्टीपल नोटबुक्स क्रिएट नहीं करने, ज्यादा अपने को ज्यादा पेजेस लगेगा नहीं। आई थिंक 50 पेजेस मैक्सिमम, 50-60 पेजेस तो मेरा। तुम्हारा अगर नोटबुक का बात करेंगे तो 30-35 पेजेस में पूरा एसएम को समेट दूंगा, पूरा एसएम का समरी नोट्स बन जाएगा। समरी नोट चाहिए तो इसीलिए बहुत ज्यादा पेजेस लगेंगे नहीं। चलो चले क्या, बोलते हुए चलना, मस्त तुमको लर्न होता जाएगा। 1-2 टॉपिक मेरे साथ साथ देखो, फिर तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर करना है, ये सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस तुम्हारा टारगेट यही है, बिना सोए बैठे रहना है और नींद आने लगे अपने आप को एक थप्पड़ मार के जगा लेना और बैठ के बोलते हुए चलना, ठीक है? नींद नहीं आएगा। बाकी देखो है थ्योरी सब्जेक्ट, जितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है इसको उतना इंटरेस्टिंग इसको बना के रखेंगे, तुम टेंशन मत लेना। चले अरे इधर देखो, सबसे पहला भाई व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या है? तुमको कोई भी कुछ भी जो तुमको समझ में आता है बता सकता है क्या? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये सब हम लोग नोट करके चलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? बस तुम इतना सा जान लेना, एवरी लॉन्ग क्वेश्चन इज ऑफ 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का अपना हर क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। टेस्ट का पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगा इशिता? वो तो डिस्कस किए ओएम में, ड्राइव का लिंक दिया हुआ है ना, ओएम के क्लास में ड्राइव का लिंक दिए थे, दे देंगे, डोंट वरी। एसएम में मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, क्लास करते हो चलो मैं बता दूंगा, डोंट वरी मैं बता दूंगा। चलो स्ट्रैटेजी मतलब क्या बताओ? स्ट्रैटेजी मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी मतलब, स्ट्रैटेजी माने प्लानिंग, चलो बोल सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्ट्रैटेजी मतलब सिंपल है ना, अभी तुम रिलेट करो ना, तुम्हारे आज के दिन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, कुछ टारगेट है तुम्हारे आज के लिए, जीवन का कुछ टारगेट है। क्या टारगेट है? टारगेट ये है तुम्हारा कि तुमको एग्जाम देना है, अच्छे से देना है। कब देना है? तुम्हारे टर्म में देना है, 3 महीने बाद देना है, करेक्ट? हाँ 3 महीने है अभी, तो 3 महीने बाद हमको एग्जाम के लिए अपीयर करना है और एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रिपेयर करके अपने को देना है। तो 3 महीने बाद जो अपना एग्जाम ड्यू है, ये अपना ऑब्जेक्टिव हुआ, अपना टारगेट हुआ, अपना गोल हुआ। टारगेट है, टारगेट कि भैया एग्जाम देना है। तो वो टारगेट को मीट करने के लिए 2 तरीका हो सकता है पढ़ने का। एक तरीका है तुम रैंडमली कभी कॉस्ट पढ़ रहे हो, कभी एफएम पढ़ रहे हो, कभी ओएम पढ़ रहे हो, कभी लॉ पढ़ रहे हो, कभी ऑडिट पढ़ रहे हो, रैंडमली पढ़ा, जो मन कर रहा है वो पढ़ा, 2-4 पन्ना पढ़ा रख दिया, फिर दूसरा बुक निकाला 2-4 पन्ना पढ़ा रख दिया, फिर तीसरा बुक निकाला 2-4 पन्ना पढ़ा रख दिया, इस तरीके से चला। ये हुआ अनप्लैंड अप्रोच, एकदम अनप्लैंड, तुम अल्टप्पा काम कर रहे हो, जो मन में आ रहा है वही काम कर रहे हो, जैसा लग रहा है वैसा पढ़ रहे हो। कोई अच्छा सब्जेक्ट जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है वो तुम 10 बार रिवाइज कर लिए, लेकिन जो सब्जेक्ट तुमको नहीं पसंद है, फॉर एग्जांपल ऑडिट या थ्योरी सब्जेक्ट जैसा एसएम, इसको तुम नेग्लेक्ट कर दिए, एक बार भी नहीं रिवाइज करके गए। तो ये तरीका अच्छा है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ भाई कि हम एक प्रॉपर प्लान बनाए। कैसे प्लान बनाए? जैसे सपोज करो हमने एक ऐसा प्लान बनाया, एग्जाम्पल बता रहा हूं खाली, एक ऐसा प्लान बनाया। क्या प्लान? कि भाई मेरे पास 3 मंथ्स बचे हुए हैं, 3 मंथ्स बचे हुए हैं, जिसमें चलो 1 मंथ मान लो ट्यूशन वगैरह में चले जाएंगे, 1 मंथ क्लासेस वगैरह करने में निकल जाएंगे, हटा दो। सो 2 मंथ्स मेरे पास बचे फॉर रिविजन।
2 मंथ्स मेरे पास बचे फॉर रिविजन। मैं मान रहा हूं कि हम लोग एक ग्रुप के लिए अपीयर करेंगे, 1 ग्रुप। 2 मंथ्स मेरे पास बचे, ग्रुप 1, एक ग्रुप 1 बोलो या 2 बोलो, कोई एक ग्रुप अपने को अपीयर करना है। तुम ओएम का क्लास कर रहे हो तो मैं ग्रुप 2 लेता हूं, मानता हूं। ग्रुप 2 अपने को अपीयर करना है, 2 महीना है रिविजन के लिए। तो अपने बोले 60 डेज में अपने को रिवाइज करना कितना सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। कितनी बार रिवाइज करना है, 2 बार एटलीस्ट रिवाइज करना है। फिर एग्जाम के पहले एक तीसरी बार रिवाइज करके बैठेंगे। तो हमने इसको ब्रेक किया 40 डेज और 20 डेज में। 40 डेज में बोला 4 सब्जेक्ट है, 10 डेज पर सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, तो 40 दिन में एक एक सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। फिर जो बचे हुए 20 दिन हुए उसमें 4 सब्जेक्ट 5 डेज पर सब्जेक्ट करके करेंगे, तो 20 दिन, ये रिवीजन 2 हो गया, ये रिवीजन 1, ये रिवीजन 2। और इसमें हम चैप्टर वाइज टेस्ट देते हुए चलेंगे और इसमें हम फुल टेस्ट दे देंगे। बोलो बोलो, ठीक है इशिता, डोंट वरी, हम लोग डिस्कस कर लेंगे पेपर कैसे मिलेगा, तुम टेंशन मत लो, अभी तुम एसएम पढ़ो, डिस्कस कर लेंगे। एक तरीका ये था अनप्लान्ड वे में पढ़ते हुए चला, दूसरा तरीका ये प्लान्ड वे में पढ़ाई करना। बोलो क्या बेटर है, तुम क्या करना चाहोगे, क्या बेटर है, और तुम्हारे हिसाब से रिजल्ट्स किस में आएंगे, रिजल्ट किस में मिलेगा तुमको, बोलो ना, रिजल्ट किस में मिलेगा तुमको, फटाफट से बोलो ना। प्लान्ड बेटर है कि अनप्लान्ड बेटर है? प्लान्ड बेटर है ऑफ कोर्स भाई, इसमें तुमको मालूम है कि किस तरीके से पढ़ना है। 40 डेज में एक रिवीजन करना है, मन में टारगेट बैठा है कि 40 दिन में एक रिवीजन करेंगे, फिर 20 दिन में एक और रिवीजन करेंगे, रिवीजन 1 रिवीजन 2, इस तरीके से अपने पढ़ते हुए चलेंगे। तो प्लान्ड वे इज एनी डे बेटर। तो यहां पे तुमने क्या किया, ये एक स्ट्रैटेजी ही तो बनाया। स्ट्रैटेजी बनाया, किस चीज के लिए स्ट्रैटेजी बनाया, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया। और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आज के दिन क्या है, एग्जाम। कौन सा एग्जाम, सीएमए इंटर, ये तुम्हारा आज के दिन का ऑब्जेक्टिव है। तो तुमने एक ब्रेन प्लान्ड, हार्ट अनप्लान्ड। अरे बाबा यहां ब्रेन का ही बात हो रहा है, हार्ट वाला 14 फरवरी चला गया। इधर ब्रेन का ही बात, दिल से तुम पढ़ाई नहीं करते, दिमाग से ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बनाया एग्जाम देने के लिए, सिंपल है। अब ये हर जन के लिए, जैसे मेरे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे लिए ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे सिलेबस को बेस्ट पॉसिबल मैनर में एग्जाम से काफी पहले खत्म कराना है और ब्यूटीफुली तुमको याद करते हुए खत्म कराना है। तो ये ऑब्जेक्टिव सेट हुआ। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए 2 काम कर सकते हैं, अनप्लान्ड, बोला एकदम अनप्लान्ड, कोई प्रिपरेशन नहीं किया मैंने और सीधा आके बैठ गया और बोला चलो क्लास करते हैं, मालूम नहीं कितना टाइम चलाना है, सिलेबस को कुछ नहीं मालूम, एक वो अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया 15 क्लासेस में अपने एसएम को खत्म करेंगे, यानी मेरे मन में हर क्लास का एक शेड्यूल बना हुआ है कि कितने टाइम किस टॉपिक को देना है, कितने टाइम किस टॉपिक को देना है, सब कुछ डिजाइन्ड है प्रॉपर्ली। इट इज कॉल्ड अ प्लान्ड वे। ये पूरा प्लान रेडी है, यानी कि मेरे पास एक पूरा स्ट्रैटेजी रेडी है कि हम ये सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ेंगे, 15 क्लासेस में कैसे खत्म करेंगे, ताकि तुम एग्जाम के लिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में रेडी हो जाओ। बोलो समझा क्या स्ट्रैटेजी, समझा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी मतलब कुछ नहीं होता, एक प्लान बनाते हैं हम। किस लिए प्लान बनाते हैं, ताकि हमारा जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसको हम अचीव कर पाए। जो अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर पाए। तुम्हारा गोल क्या है, एग्जाम में बैठना। मेरा गोल क्या है, तुमको तैयार करना। मेरा गोल है तुम्हारा सिलेबस टाइमली और इफेक्टिवली खत्म करना। तो हर जन का जो उसका गोल है वो उसके हिसाब का स्ट्रैटेजी बनाएगा। जैसे जब जियो मार्केट में आया था, जियो का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था भैया हमको इंडिया का पूरा मार्केट को कैप्चर करना है। तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए उसने भी एक स्ट्रैटेजी बनाया था ना। क्या स्ट्रैटेजी बनाया था, फ्री में सिम कार्ड्स को बांटने वाला स्ट्रैटेजी बनाया था। तो वो उसके लिए काम किया। इंडिगो का पूरा कहानी तुम्हारे साथ मैंने डिस्कस किया ओएम में। इंडिगो को एकदम प्रॉफिटेबल एयरलाइंस बनना था, ये उसका ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिटेबल एयरलाइंस बनना है। अब उसके लिए उसने कई सारे स्ट्रैटेजीज को फॉलो किए। क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, वेट को कम किया, फीमेल कैबिन क्रू लाया, 15 केजीज का वेट लिमिट लगाया। तो ये सारे अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज थे जो इंडिगो ने अपनाया, ताकि वो अपना गोल जो कि प्रॉफिटेबल एयरलाइंस बनने का था उसको अचीव कर सके। बोलो चमका क्या, बोलना फटाफट से। हुआ यहां तक, कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन, लाइफ इज इजी, यस और नो, जल्दी बोलो। स्ट्रैटेजी क्या है, थोड़ा सा आइडिया लगा,
लगा? परफेक्ट एकदम। चलो, अगर किसी को थोड़ा डाउट भी है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उरी मूवी देखा होगा तुमने, उसका एक क्लिप दिखाऊंगा मैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्यों इतना सारा एग्जांपल ले रहा है? क्योंकि आगे हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। और जब तुम एग्जांपल ओरिएंटेड पढ़ाई करता है ना, एग्जाम्पल ओरिएंटेड जब तुम पढ़ाई करेगा, कुछ चीज भूल नहीं सकता, तुमको सब चीज याद रहेगा 100%। उरी मूवी देखा है क्या? अरे बोल लो ना, उरी मूवी देखा है क्या? ये उरी मूवी है, इसको देखा है क्या? पहले मूवी नहीं देखती, कोई बात नहीं, तुमको यहां ही देखना है, मेरे साथ क्लास में देखना है। चलो जल्दी आओ, यूट्यूब स्ट्राइक वाइक लगा देगा यार, पूरा पढ़ो। मतलब देखते हो, चलो मेरे साथ, ठीक है? ये उरी मूवी है। ऑडियो आ रहा है क्या? एक बार मेरे को बता दो, मूवी का ऑडियो आ रहा है क्या? मूवी का ऑडियो आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। देखो, तो उरी मूवी में क्या हुआ था, ये देखो, पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट आए थे इंडिया में, इंडियन मिलिट्री बेस कैंप जो था उरी डिस्ट्रिक्ट में, पहले बोलते पॉपकॉर्न वगैरह का जुगाड़ करके रखा। ये 2 मिनट देखना है, 5 मिनट का एक तो क्लिप देखना है, बस उतना ही देखना है, कोई मूवी नहीं देखना है पूरा। तुम क्लास करने के बाद टेलीग्राम से उरी को डाउनलोड करके पूरा देखना, मूवी देखना नहीं है, मूवी 10 मिनट का मूवी देखना है। तो पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री बेस कैंप पे अटैक किया, ठीक है? अब इंडियन मिलिट्री बेस कैंप ने अटैक किया तो बहुत सारे सोल्जर्स का जान चला गया था उसमें। तो तुमको क्या लगता है, कुछ होना चाहिए, कुछ रिटेलिएट करेंगे ना अपने, कुछ रिटेलिएट करेंगे। सर आपका नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है? आवाज तो आ रहा है मेरा, आवाज नहीं आ रहा है? दोनों ही तो आवाज आ रहा है। मूवी का वॉइस कम करो। देखो अभी कम हो गया क्या मूवी का वॉइस? जल्दी जल्दी बताओ, कम हो गया? चलो और कम कर दें? अभी सही है? एक बार बता देना, अभी सही है? दिस इज परफेक्ट, इज दिस परफेक्ट? मूवी का आवाज कम कर दिया, अपना आवाज को बढ़ा दिया, चलेगा ना? फाइन, ओके। तो अभी तक क्या हुआ मैं तुमको फटाफट से बताता हूं। देखो ज्यादा देर दिखा नहीं सकते, यूट्यूब स्ट्राइक डाल देता है, तो इसलिए फटाफट सुनते हुए चलना। यहां पे क्या हुआ, इंडियन मिलिट्री बेस कैंप पे अटैक हुआ। हाँ ठीक है, इंडियन मिलिट्री बेस कैंप पे पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ने अटैक किया, जिस वजह से काफी सारे सोल्जर्स का डेथ हुआ। अब इंडिया में भाई ये तो फिर नहीं चलेगा, तो फिर अब कुछ रिटेलिएट तो करना पड़ेगा। रिटेलिएट करने के लिए एक कैबिनेट मीटिंग बैठा। क्या कैबिनेट मीटिंग बैठा? ये मीटिंग बैठा, देखो यहां मोदी जी, ये मीटिंग बैठा है, ये पूरा वॉर रूम है दिल्ली में, ये मीटिंग बैठा था उरी अटैक के बाद में। ये लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इधर देखते हुए चलना, ठीक है? इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायीन हमले कम हो जाए। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है, आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है, कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। आवाज कैसे नहीं आ रहा है? आवाज आ तो रहा है? पहले बोला कम करो, फिर बोलता है ज्यादा करो, बताओ। गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक सर, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदायीन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म। अब आ रहा है?
और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनकी जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कर, और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है। हम चाहे तो जेट फाइटर से एलसी के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स को पीएलओ टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा, तो यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। रविंदर जी, पाकिस्तानी जनता से हमारी कोई जंग नहीं। समझा यहां तक? समझा क्या हुआ? तो यहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रैटेजी बनाए कि यहां पे ऑब्जेक्टिव सेट किया। हाँ, इसमें अमित शाह, अजित डोभाल, नरेंद्र मोदी जी और बाकी सब लोग, अरुण जेटली और मनोहर पार्रिकर, ये सब लोग थे उस समय के जो कैबिनेट थे, वो लोग थे। अब ये बताओ कि ये लोग यहां पे किया क्या? ये लोग स्ट्रैटेजी सेट किया, क्या बोलते सर, खत्म कर दिया जाए, पूरा मूवी खत्म करना होगा। फिर सुनो, ये लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे थे? पहले ये बताओ मेरे को, ऑब्जेक्टिव सेट किया कि स्ट्रैटेजी बनाया, ये बताओ। ऑब्जेक्टिव सेट किया कि स्ट्रैटेजी बनाया, ये बताओ जल्दी से। ये लोग यहां पे ऑब्जेक्टिव सेट किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो कैसे काम करना है उस पर बात करेंगे, पहले ये लोग डिसाइड कर रहे थे क्या करना है। ऑब्जेक्टिव सेट किया, अभी हमको रिटेलिएट करना है, जवाब देना है, तो क्या करें? एक जन बोलता है इंडस्ट्री का पानी रोक दो, एक जन बोलता है कुछ ट्रेड बैरियर लगा दो, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा, काम खत्म, सब ठंडा पड़ जाएगा। एक जन बोलता है कि थोड़ा बहुत मिसाइल्स से अटैक कर दो, हल्का फुल्का मिसाइल शेलिंग कर दो हल्का सा। फिर एक जन अजित डोभाल आके बोले कि नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो ये फिर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आया, सब पे डिस्कशन हुआ, लास्ट में सबको लगा कि नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक अपना बेस्ट ऑब्जेक्टिव है, इसी को फॉलो करना चाहिए। बोलो, सेंस बना? सेंस बना? ऑब्जेक्टिव सेट किए। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक सेट कर दिया ना, तो यहां पे देखो अब आगे क्या हो रहा है। आई थिंक गोविंद इज राइट। अर्जुन, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया सर। ये ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। तो ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। रविंदर जी, आप अर्जुन के साथ टीम तैयार कीजिए। इस मिशन का नेतृत्व आप करेंगे, सारी प्लानिंग आपकी होगी, और हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मुझे देंगे। आप सब पाकिस्तान अथॉरिटीज को व्यस्त रखें। उरी हमले के सबूत दो उन्हें, जवाब मांगो उनसे, मगर किसी भी हाल में किसी को भी हमारे इस प्लान की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान रहे, ये मीटिंग्स लॉग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक डन हुआ। तो यहां पे क्लियरली लास्ट में बोल दिया कि आज से 10 दिन के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग करेंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, यहां तक डन है ना। अभी ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करना है, कैरी आउट करना है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा। हर अटैक इन सब सही है। लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर जहां से उरी हम यस सर आतंकवादी आए थे। 38 हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट, ये देखते हुए 2 चलना माले होगा। की बिल्डिंग और 5 एग्जिट पॉइंट्स। इन सब डिटेल्स की क्या हमारे इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है? यस सर, मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया है। अटैक का प्लान क्या होगा? सर, हमारे 80 कमांडोज बिल्कुल तैयार हैं। 28 की रात को 12:30 बजे जब हमारी शेलिंग पीक पर होगी, तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग मी-17 हेलीकॉप्टर से
पीओके में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा। ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच। हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे। टीम अल्फा मेजर विहान के साथ पहले B1 और फिर उसके बाद जब्बार और इद्रिस का B2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेगी। सिमिलरली टीम्स ब्रावो चार्ली डेल्टा लीपा में, भिम्बेर में और केल में अपने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सर इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे टारगेट्स एलसी के पास हैं। इसका मतलब लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। Which means that by 3 AM we should be back in our choppers and by 5 AM हम श्रीनगर बेस पे पहुंच चुके होंगे। कल यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी। जैसे कि आप सब लोगों को बताया गया है, आप प्रेस और पब्लिक के सामने नॉर्मल दिन बिताएंगे। 28 देर रात यहाँ रायसीना हिल में मिनिस्ट्री का कोई नहीं होना चाहिए। आर्मी इंटेलिजेंस के अलावा सिर्फ अर्जुन और गोविंद को यहाँ रहने की अनुमति है। विहान, तुम कश्मीर के लिए कब निकल रहे हो? सर, हम नॉर्दर्न कमांड से कल सुबह निकलेंगे। सुना है विहान आपने वादा किया है कि आप अपने सारे सिपाहियों को जिंदा सही सलामत वापस लाएंगे। सर, विद योर परमिशन, मैं और मेरे कमांडोज 30 तारीख की रात डिनर आपके साथ करना चाहेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। समझा क्या? इस अभी अभी यहां पे ये लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया उधर वॉर रूम में बैठ के, फिर अभी ये लोग क्या बनाए ये बताओ। अभी ये लोग क्या बनाए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट हो गया था, सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट करेंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट है, तो अभी ये लोग वो बना रहे थे। 80 कमांडोज है, 20 ईच करके 4 टीम को डिवाइड किया, चारों को एक एक हेलीकॉप्टर दे दिया और चारों को एक एक अपना अपना छोटा छोटा टारगेट्स दे दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक 10 दिन के अंदर में, उसको अचीव करने के लिए ये लोग एक स्ट्रैटेजी बनाया, बहुत अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब स्ट्रैटेजी बनाया, बोलो 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 बोलो, यहां पे सही है। यहां तक सही है? जैसे हम इंटर का लड़ाई लड़के रंजन सर के साथ आईटीसी में डिनर करते हैं, बिल्कुल पहले इंटर कर लो फिर अपना आईटीसी चलेंगे, डोंट वरी। करेक्ट। गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया। अब स्ट्रैटेजी बनाया, उसको इंप्लीमेंट करना है। अभी स्ट्रैटेजी बनाया था, अब मेन काम आएगा विच इज स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है। ये देखो यहां पे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन चालू हो रहा है। ये लोग अपना टीम में सब डिवाइड कर दिया। देखो दे आर लीविंग फॉर रिस्पेक्टिव बेसिस। ये लोग अपने अपने जगह के लिए, मतलब स्ट्रैटेजी यहां इंप्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है। जैसे इन लोग को डिवाइड किया गया था, अब ये लोग उसको कैरी आउट करना चालू कर दिया, एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। यानी इसको बोला इंप्लीमेंटेशन। अब इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जो बनाया था उसको यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट करते करते कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या? इधर देखते हुए चलना। आई रिपीट, अल्फा टीम को अपना मिशन रोकना आ जाता है तो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स विल शूट इट डाउन इमीडिएटली। हेलो, अल्फा टीम नीड्स टू अबॉर्ट मिशन। आई रिपीट, अल्फा टीम को अपना मिशन रोकना पड़ेगा। जनाब, एलसी पे एयर एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रेडी रखिए। सर। पल्लवी, विहान का चॉपर निकल चुका है? यस सर, लगभग 10 सेकंड में एलसी क्रॉस कर लेंगे। कनेक्ट विद विहान नाउ। विहान,
I'll patch you with Govind, sir. Sir, Vihan is online. विहान एलसी क्रॉस मत करना। आई रिपीट, डू नॉट क्रॉस एलसी। अपना चॉपर ओवर करवा। विहान, उन्होंने मुजफ्फराबाद सेक्टर में एवाक्रेडर लॉन्च कर दिया है, तो अल्फा टीम का बाय एयर क्रॉस करना नामुमकिन। तुम्हारा मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। पल्लवी लिसन, फारूक ने इंटरोगेशन के दौरान बताया था कि वो आतंकवादियों को हिंदुस्तान केव्स के जरिए लाते थे, जिसपे हमारी आर्मी ने नजर रखी हुई है। गेट मी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स टू दोस केव्स। अगर हम हवा से नहीं जा सकते तो हम जमीन में घुस के जाएंगे, मगर किसी भी तरह आज हम ये मिशन पूरा करके रहेंगे। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, आप लोग प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब से हम चारों टीम्स के बीच में रेडियो साइलेंस रहेगा। वील ओनली बी इन टच विद द आर्मी इंटेलिजेंस डायरेक्टली। दे विल कीप मी पोस्टेड। करेक्ट विहान। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इंटेलिजेंस के मुताबिक आपके सारे एरिया सेफ है, सो मूव अहेड एज प्लान। व्हाट्स द स्टेटस? So we figured out the coordinates. हो गया, इतना ही तक था मूवी। आ जाओ वापस इस पे, ठीक है। तो तुम मूवी से क्या क्या चीज समझा? कौन तोड़ देगा, वो तो तोड़ता ही था। तुम मूवी में क्या क्या चीज समझा? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट किए कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव बेस्ट निकला। आज का क्लास फेस टू फेस होना चाहिए था। फेस टू फेस क्लास में मूवी नहीं देखते, ये हम पहली बार ही दिखाया। लास्ट बैच में मूवी नहीं देखे थे। जितना मिला उतने में खुश रहना है, ठीक है। उतने में खुश रहना सीखो। अभी पहले आ जाओ, सुनो। लास्ट बैच में तो मूवी देखे ही नहीं थे, हम ऐसे बता दिया था उरी में ये हुआ था। सुनो सुनो सुनो। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट किए। ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया? मंडे से क्लास आ जाइए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट किए क्या? सर्जिकल स्ट्राइक का। तो सर्जिकल स्ट्राइक का यहां पे ऑब्जेक्टिव सेट हुआ। अब वो ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग बहुत सारा स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इस मूवी में एक स्ट्रैटेजी बनाया गया। क्या स्ट्रैटेजी बनाया गया? कि जितने भी कमांडोज है, 80 कमांडोज है, 10 दिन का टाइम है, हमको प्लान करके एक स्ट्राइक करना है। कैसे करेंगे? 4 टीम में डिवाइड किया, 20 कमांडोज ईच, और चारों टीम्स को एक एक हेलीकॉप्टर दे दिया। वो हेलीकॉप्टर का कलर भी पाकिस्तान से मैच कर दिया था एकदम, और सब एकदम लो फ्लाइंग करके जाएंगे। सबको अपना रिस्पेक्टिव टारगेट दे दिया और बता दिया इतने टाइम में तुमको ये टारगेट को अचीव करके वापस आना है। एक पूरा डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन, पूरा डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन यहां पे रेडी करके उनको दे दिया गया, हाँ या ना। तो ये हो गया एक स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी बना, इसको बोला स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। यहां पे तो स्ट्रैटेजी बनाया था हमने, अब ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना शुरू हुआ, मतलब एग्जीक्यूशन चालू हुआ। जो स्ट्रैटेजी बनाया गया था, लोग उसको फिर इंप्लीमेंट करना चालू हुए। वो चारों हेलीकॉप्टर में बैठ के वो लोग फ्लाई किए और अपना स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना शुरू किए। इंप्लीमेंट करते करते कोई तो होगा ना जहां पे प्रॉब्लम आ सकता है किसी के स्ट्रैटेजी में। विकी कौशल वाला जो टीम था, उसमें प्रॉब्लम आ गया कि बोला वो लोग लो फ्लाई करके पहुंच नहीं सकते, सामने एयर डिफेंस कुछ मिसाइल्स रखे हुए हैं, तो अगर वो लोग वैसे ही चलते जाएंगे वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए उन लोग को बोला कि अब तुम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते, तुमको घूम के वापस आना पड़ेगा। करेक्ट। फिर वो थोड़ा फ्लैशबैक में गया और तो इमोशनल हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर वो बोला कि हम लोग ऑन ग्राउंड जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे। तो उसका कोऑर्डिनेट्स वगैरह खोजा और वो केव के थ्रू, गुफा के थ्रू गया। समझा क्या? तो जो सोचा था, जो ओरिजिनली जैसा सोचा था कि हम फ्लाई करके चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर उसको हम लोग चेक किए। मॉनिटरिंग चल रहा था ना कि नहीं वहां पे तो एयर डिफेंस मिसाइल्स रेडी है, तो फिर उसको वापस घूम के आना पड़ा और एक दूसरा रूट लेके जाना पड़ा। हाँ या ना? इतना ही बात था ना पूरे मूवी में।
बोलो, समझा यहां तक? क्लियर हुआ ना यहां तक? इतना अपना बात था पूरे मूवी में। तो इसमें क्या था, पहले ऑब्जेक्टिव बना, फिर स्ट्रैटेजी सेट हुआ, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हुआ, वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होने के बाद इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ, उसको कैरी आउट करना चालू किए। अब कैरी आउट करते करते बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, तो प्रॉब्लम्स को डील करना है। कैसे डील करना है? स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करके, जैसे विकी कौशल वाली टीम का चेंज हुआ था थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, उसको चेंज करके काम करना चालू कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, एग्जाम देना है सीएमए इंटर का, वो ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट करने के लिए अपने अपना पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाए, स्ट्रैटेजी बना के उसको इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, स्ट्रैटेजी बना के इंप्लीमेंटेशन उसका चालू हो गया। अब जब इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ, अभी जब तुम पढ़ने बैठोगे, रिवीजन करने बैठोगे, वो इंप्लीमेंटेशन होगा। इंप्लीमेंटेशन जब तुम करने बैठोगे, तुमने तो 60 डेज का प्लान बना लिया, 60 डेज में हो सकता है ना कोई एक आध दिन तुम्हारा तबियत खराब हो जाए, या एक आध दिन एकदम पढ़ने का मन ना करे कि तुम बुक के सामने बैठे हो लेकिन पढ़ाई हो ही नहीं रहा। बोला एक दिन ऐसा होगा जहां पढ़ने का मन करेगा, 59 डेज हम नहीं पढ़ने वाले, मन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, यही बात। तो वो एक दिन जब तुम नहीं पढ़ने वाले, या एक दिन जब तुम्हारा तबियत खराब हो गया, वो तुमने प्लान तो नहीं किया था, तो उसकी वजह से तुमको आगे का स्ट्रैटेजी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आगे की कुछ 10-12 दिन एवरी डे 1-1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो जो दिन का लॉस हुआ उसको मेकअप कर सके। समझ में आया क्या? तो यहां पे हम लोग स्ट्रैटेजी को चेंज कर देंगे हल्का सा। क्लियर है? बोलो पक्का है? ये पूरा सिनेरियो को रेडी रखना, बहुत आगे हम लोग का रिलेट करने वाला है, इसीलिए मैं यहां पे 15 मिनट लेके पूरा का पूरा एग्जाम्पल तुम्हारे लिए रेडी किया। बोलो सही है यहां तक? परफेक्ट। तो मार्क करते हुए चलना, मार्क करेंगे और इसका समरी नोट्स लिखते हुए चलेंगे। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, अपने को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, काम कैसे करना है ये अपने को प्लान बताएगा। प्लान, फ्रेमवर्क, वो एक प्लान प्रोवाइड करता है कि हम अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करें। वही मैंने भी बताया था ना, स्ट्रैटेजी क्या है? एक प्लान ऑफ एक्शन है विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव है भैया सीएमए इंटर का एग्जाम देना है, उसके लिए हम लोग कैसे रिवाइज करें उसका प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाया ताकि बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिवाइज कर सकें, ताकि अपना सीएमए इंटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। तो फ्रेमवर्क टू अचीव मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, दो टाइप से काम हो सकता है, अनप्लान्ड और प्लान्ड। कौन सा काम बेटर है? प्लान्ड काम बेटर है। क्यों बेटर है? इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर हम लोग प्लान के साथ साथ पढ़ेंगे, प्लान के साथ कोई काम करेंगे, तो ऑब्वियसली उन लोग से बेटर करेंगे जो अनप्लान्ड काम करते हैं। जो अनप्लान्ड पढ़ाई कर रहे हैं, तुम उनसे बेटर पढ़ाई कर पाओगे ना। तो इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोले तो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब एडवांटेज ओवर योर competitors, advantage over your competitors। ऐसे ही पूरा मूवी, ऐसे मूवी देख के समझेंगे तो लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, डोंट वरी, तुम कुछ नहीं भूलेगा। एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। सही है? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको प्रोवाइड करेगा। और एक एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो, स्ट्रैटेजी, जो वर्ड है ना स्ट्रैटेजी, ये कहां से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिया, विच मींस जनरलशिप। जनरलशिप कुछ नहीं है, जैसे हर आर्मी में एक जनरल होता है ना, जनरल, तो वैसे ही स्ट्रैटेजी भी जनरल का काम करता है। जनरल क्या करता है? जनरल सबको, पूरे टीम को बताता है कि तुमको कैसे काम करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। वैसे ही स्ट्रैटेजी भी हमको क्या करता है? बताता है ना, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो बस बोलो क्लियर है क्या? 3 चीज, इट हेल्प्स अस अचीव मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, वो हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। एंड वो स्ट्रैटेजिया बोल के एक वर्ड से डिराइव हुआ है, विच मींस जनरलशिप। बोलो यहां तक क्लियर है? अगर है तो आ जाओ मेरे साथ, नोट्स में लिख लो, इसको समरी कर लेते हैं। चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऐसे लिखना, नंबरिंग करते हुए चलना, 1,
1 में अपने बोलेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होता है? देखो, इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन। ये प्लान ऑफ एक्शन को बुक में क्या बोला है? बुक में बोला है फ्रेमवर्क। बुक में वर्ड है फ्रेमवर्क। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो हमको हेल्प करता है क्या करने में? टू अचीव। क्या अचीव करने में हेल्प करता है? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। और फिर इसका एक और काम क्या हो जाता है? प्रोवाइड्स। इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। बोलो सही है यहां तक? कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन? लाइफ इज इजी, यस और नो? जल्दी बता दो। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी डन। ऊपर में तुम ये लिख सकते हो, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी के बगल में लिख लेना स्ट्रैटेजिया, एरो देके जनरलशिप। तो इससे ये तुमको याद आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये ओरिजिनेट किया था वर्ड स्ट्रैटेजिया से, जिसका मतलब होता है जनरलशिप। समरी नोट्स बनाएंगे। कंफर्ट है यहां तक? आ रहे हो? फिर आगे चलो। सेकंड, दो टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है जो अभी अपने बैक टू बैक, इनफैक्ट 3 टॉपिक जो अभी बैक टू बैक अपने पढ़ेंगे सुपर इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रैटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? फीचर्स बेसिकली। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है सामने वाले के लिए? कॉन्सिक्वेंसेस। और तीसरा टाइप्स, अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज क्या होंगे। जनरलशिप बोला ना, जैसे आर्मी का एक जनरल होता है ना, जनरल, आर्मी का जनरल होता है, लीडर, मेजर जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है? वो सबको गाइड करता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। वैसे ही स्ट्रैटेजी जो बनाता है, जैसे हम लोग पढ़ने का स्ट्रैटेजी बनाए, तो स्ट्रैटेजी हमको गाइड करेगा ना कि किस तरीके से पढ़ना है। मालूम है 10 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, तो वैसे रूटर है वो है। बोलो यहां तक डन है? यहां तक डन है? फटाफट से बताओ यस और नो। इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना, जियो फ्री सिम कार्ड्स टू कैप्चर मार्केट शेयर, और इंडिगो। इंडिगो में क्या था? डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, या ऐसे लिख दो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मत लिखो, रिड्यूसिंग वेट टू बिकम प्रॉफिटेबल। ठीक है? जियो में आएगा फ्री सिम कार्ड्स टू कैप्चर मार्केट शेयर, और इंडिगो में रिड्यूसिंग वेट टू बिकम प्रॉफिटेबल। चलेगा? तो यहां आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गया ना? जैसे अब जियो अगर कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, कोई भी कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, तो स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या इंश्योर करेंगे, पढ़ते हुए चलना, पूरा क्लियर होगा। तो सबसे पहला, स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं ना,
तो वो ज्यादा करके लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के लिए होता है, लॉन्ग टर्म सोच के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आज का सोच के तुम स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे। जियो को मार्केट कैप्चर करना था, मार्केट कैप्चर करके उसको तो लॉन्ग टर्म में मार्केट रखना है ना, उसके लिए उसने स्ट्रैटेजी बनाया फ्री में सिम कार्ड बांटेंगे। तो सोच लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा वो सबसे पहला। ऐसे पढ़ाओगे तो सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। हाँ वैसे ही पढ़ेंगे ना अपने, मतलब सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा काम यही है, तुम्हारा काम को इजी बनाना है। तो आ जाओ, वही करेंगे बस। चलो तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को सोच कर, सिर्फ कीवर्ड्स तुमको लर्न करना है, सिर्फ कीवर्ड्स। पूरा सेंटेंस को मत लर्न करना, वो पॉसिबल नहीं है। तुम अगर पूरा सेंटेंस लर्न करने चले गए, तुमको कुछ याद नहीं रहेगा। सिर्फ कीवर्ड्स को लर्न करना मेरे साथ साथ, और अपने उसको सेंटेंस पूरा फ्रेम कर देंगे। कैसे फ्रेम करना है? जैसे स्ट्रैटेजी इज फॉर्म्ड विथ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इन माइंड। हो गया, अपने नहीं लिखे, सेम टू सेम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन वर्ड आ गया पेपर में, जिससे मार्क्स मिल जाएगा। वही चाहिए अपने को। तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन रहेगा। दूसरा, स्ट्रैटेजी से हमको एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स मिल जाता है। ऊपर ही पढ़ा था, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऊपर में पढ़ा था ना, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वही तो यहां पे लिखा है, इट प्रोवाइड्स एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, सेम टू सेम। इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 2 पॉइंट यहां पे हुआ। तीसरा, स्ट्रैटेजी तुम अपने स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, अपने स्कोप, अपने दायरे के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे ना। तुम सीएमए इंटर का स्ट्रैटेजी बनाओगे कि सीए इंटर का स्ट्रैटेजी बनाओगे? सीए वाले लोग सीए इंटर का स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि सीएमए का स्ट्रैटेजी बनाएंगे? तुम तो सीएमए का ही स्ट्रैटेजी बनाओगे ना। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो तुम एग्जाम देने वाले हो, तुम उसका स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो जो जिसका काम है वो उसका स्ट्रैटेजी बनाएगा। जियो अपने सिम कार्ड और जियो के लिए, टेलीकॉम के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा। इंडिगो एविएशन का स्ट्रैटेजी बनाएगा। जियो बैठ के एविएशन का स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाएगा ना, जब तक वो अपना एयरलाइन या एविएशन चालू नहीं करता। सेंस बना? तो तुम अपने स्कोप से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाओगे, यानी अपने दायरे में रह के स्ट्रैटेजी बनाओगे। क्लियर है? 3 पॉइंट। पहले वो हमको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड जस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। तीसरा, हम अपने स्कोप में रह के, एक्टिविटीज के स्कोप का स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बोलो, 3 पॉइंट डन। चौथा, फोर्थ, जियो ने फ्री सिम कार्ड का स्ट्रैटेजी तो बना लिया। फ्री सिम कार्ड का स्ट्रैटेजी तुम और हम भी तो बना सकते हैं। बनाने में क्या है? कागज के टुकड़े पे लिख तो सकते हैं फ्री में सिम कार्ड बांटेंगे। प्रॉब्लम क्या होगा? लेकिन अगर तुम और हम ये स्ट्रैटेजी बनाए तो प्रॉब्लम क्या होगा? जियो ये स्ट्रैटेजी बनाया तो वो इंप्लीमेंट भी कर पाया। क्यों इंप्लीमेंट कर पाया? क्योंकि भैया उसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैकिंग था। वो फ्री में अपने सिम कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, और जो उसका फंडिंग चाहिए था उसको, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास था। 1.5 लाख करोड़ रुपया लगा था एक साल में, अगर जियो ने फ्री सिम कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट जब किए थे। एक साल में 1.5 लाख करोड़ का खर्चा लगा था जियो के लिए। अब वो पैसा रिलायंस के पास था। क्या तुम्हारे पास, हमारे पास, हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं? एयरटेल भी नहीं कर पाया था, याद करो। जियो ने फ्री में सिम कार्ड बांटे, एयरटेल बोले भैया फ्री में तो हम नहीं बांट पाएंगे, इतने तो पैसे ही नहीं है, 300 रुपया तक ला सकते हैं, उसके नीचे नहीं कर पाएंगे। समझ में आया क्या? तो यानी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तुमको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। मैचिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज को मैच करने होंगे। यानी काम जो तुम कर रहे हो, जो स्ट्रैटेजी में जिस काम का बात हो रहा है, उसको रिसोर्सेज के साथ मैच करना जरूरी है। तुमने स्ट्रैटेजी बना दिया 40 दिन का, 60 दिन का, सपोज करो 60 डेज का स्ट्रैटेजी बनाया, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में 15 दिन बाकी हैं, तो फिर ये स्ट्रैटेजी फायदेमंद है क्या? उतना तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास जितना का तुमने स्ट्रैटेजी बनाकर बैठा है। करेक्ट? क्लियर है ना? तो रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को मैच करना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? 4 पॉइंट। फिफ्थ देखो, ये एक एग्जांपल देते हैं तुमको। इसका एक एग्जांपल सुनना। ऊपर वाला 4 एग्जांपल तो रिलायंस से क्लियर हो गया ना। 5th वाली का एग्जांपल सुनना। जब मेरा सीएफए का एग्जाम था ना, तो मेरा सीएफए का एग्जाम
वेस्टिन के बैंक्वेट हॉल में था। वेस्टिन एक 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में एग्जाम दे रहा था। तो एकदम ऐसे चेयर टेबल करके वो लोग अरेंज करके बैठे थे पूरा, और सब बच्चे उस पूरे बैंक्वेट हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहे थे। अपना CMA CA ये लोग एग्जाम किस तरीके से लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जिसका खिड़की पंखे से आवाज आ रहा होगा ऐसा कि तुम 10 बार ऊपर देख रहे हो टूट ना जाए, तो उस सिनेरियो में हम एग्जाम दे रहे हैं। CFA का एग्जाम कहां हुआ था? CFA का एग्जाम हुआ था एक 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में, एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे। बोले बैंक्वेट हॉल में कौन एग्जाम कंडक्ट करता है? अब तुम वेस्टर्न के नजरिए से सोचना, वो 5 स्टार होटल के नजरिए से सोचना। उसने तो बैंक्वेट हॉल बना के रख दिया, अब बैंक्वेट हॉल के पीछे जो खर्चा लगना था, जो फिक्स कॉस्ट लगने होते हैं, वो सब तो लग ही रहा था ऑलरेडी। अब नॉर्मली बैंक्वेट हॉल तुम किस चीज में यूज करोगे? या तो तुम शादी में यूज करोगे, शादी के यूज में। हाँ, CMA का एग्जाम कॉलेज में होता है, वही तो बोला, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वही तो बोला। या तो तुम उसको शादी में हॉल रेंट पर दे दोगे, शादी उसमें होती है, शादियां वगैरह होते हैं। दूसरा तुम कॉन्फ्रेंसेस होस्ट कर सकते हो बैंक्वेट हॉल में। बड़े बड़े कंपनी के जो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, AGM वगैरह जो होता है, वो सब बैंक्वेट हॉल में कंडक्ट कर सकते हैं। तुम सोचो, हॉल को उसने एग्जाम सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। बोला वॉशरूम तो है हमारे पास, चेयर टेबल अगर हम लगा देंगे तो एग्जाम सेंटर में कन्वर्ट हो गया। AC वेसी मस्त काम कर रहा है एकदम, पानी का एक जगह काउंटर लगा देंगे, चेयर टेबल लगा देंगे, एग्जाम सेंटर बन गया ये। हाँ या ना? करेक्ट है। तो तुम सोचो, एक बैंक्वेट हॉल जिसमें शादी वगैरह होते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर दिए एक एग्जाम सेंटर में। कब? जिस दिन शादी नहीं था। तो उसको क्या, वेस्टिन को उसका रेंट मिल गया, एग्जाम सेंटर का भी उसको रेंट मिला क्या? रेंट मिल गया, वो अपने हॉल को और बेटर तरीके से यूज कर पाया। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेच किया हमारे रिसोर्सेज को। वेस्टिन के लिए उसका रिसोर्स था बैंक्वेट हॉल। एग्जाम्पल में लिखना, वेस्टिन होटल है, वेस्टिन बैंक्वेट हॉल, वो उसका रिसोर्स था, वो उसका रिसोर्स था। क्या होता है उसमें? नॉर्मली शादी वगैरह होते, तो उसने स्ट्रेच किया और उसको CFA का एग्जाम सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। CFA एग्जाम सेंटर, CFA के एग्जाम सेंटर में उसको कन्वर्ट कर दिया कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन हम ये हॉल CFA इंस्टीट्यूट को दे देंगे अपना एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। तो इसमें वेस्टर्न का क्या फायदा हुआ? उसको एक दिन का रेंट मिल गया, उसका फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी लग रहा था, उसको एक दिन का रेंट मिल गया, उसका प्रॉफिट बढ़ गया। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, यहां तक डन है? तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, सेकंड हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, थर्ड स्कोप के दायरे में रह के स्ट्रैटेजी बन सकता है, फोर्थ मैच करना होगा रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को, रिसोर्सेज को एक्टिविटीज के साथ, और फिफ्थ हम स्ट्रेच कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को और नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट? इसके बाद सिक्स्थ, ये वाला पॉइंट को मार्क कर लो, बीच में एक पॉइंट स्किप कर देना। सिक्स्थ पॉइंट, इट इज लाइकली टू अफेक्ट ऑपरेशनल डिसीजंस। स्ट्रैटेजी फॉलो किया, स्ट्रैटेजी बनाया, फिर जैसा हमने स्ट्रैटेजी बनाया उसी को तो इंप्लीमेंट करेंगे ना। तो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ऑपरेशंस चालू होगा, ऑपरेशन मतलब इंप्लीमेंट होगा। तो स्ट्रैटेजी अफेक्ट्स ऑपरेशनल डिसीजन, जैसा स्ट्रैटेजी बनाया वैसा काम करेंगे। अगर तुमने CMA इंटर का स्ट्रैटेजी बनाया तो तुम CMA इंटर का पढ़ाई करोगे, तुम CA इंटर का स्ट्रैटेजी बनाते तो तुम CA इंटर का पढ़ाई करते। समझा क्या? जैसा स्ट्रैटेजी वैसा काम, इट अफेक्ट्स ऑपरेशनल डिसीजंस। और सेवेंथ लास्ट में, स्ट्रैटेजी इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। स्ट्रैटेजी दो चीज से अफेक्ट होता है। सबसे पहला रिसोर्सेज, ये तो ऊपर भी पढ़ा, रिपीट पॉइंट है। जैसा रिसोर्स होगा वैसे ही हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम वैसा स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे ना जो इंप्लीमेंट ही ना हो सके। स्ट्रैटेजी वैसा ही बनेगा जिस तरह के रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास। तो स्ट्रैटेजी इज अफेक्टेड बाय रिसोर्स अवेलेबिलिटी, और दूसरा एनवायरमेंटल फोर्सेस। एनवायरमेंटल फोर्सेस बोले तो एनवायरमेंट में
क्या क्या अभी सिनेरियो चल रहा है। जैसे जियो जब आया, रिलायंस ने जब जियो लॉन्च किया तो देखा यार मार्केट में टेलीकॉम में 2 ही कंपनी है, एयरटेल और वोडाफोन। वोडाफोन किसी तरीके से स्ट्रगल करके चालू है, मेन तो एयरटेल ही चल रहा है। तो उसको वहां पे बहुत बड़ा स्कोप दिखा, वो बोला यार तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एनवायरमेंट खाली पड़ा है, मार्केट पूरा खाली है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा और उसके पास रिसोर्सेज भी था। तो अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज का फायदा उठा के उसने जियो लॉन्च कर दिया। तो स्ट्रैटेजी इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। एनवायरमेंटल फोर्सेज में तुम लिख सकते हो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो 7 पॉइंट्स तुमको क्लियर है क्या? 7 पॉइंट्स तुमको क्लियर है, यस या नो? फटाफट से बता दो यार मेरे को, एकदम जल्दी से बता दो। इज दिस क्लियर टू यू? ये 7 पॉइंट तुमको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करते हुए चलना, रिपीट करते हुए चलना। देख रहा थ्योरी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। तुम लेट बैक एटीट्यूड में पढ़ोगे, बैठ के सोते हुए लेट के पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। क्लास बंद कर दो, बाद में रीड मार लेना, वो बेटर है, सच बोल रहा हूं। अगर तुम यहाँ पे 1.5 घंटा 1 आवर 45 मिनट तुम मेरे को दे रहे हो तो एकदम एक्टिव स्टेट में तुमको बैठना है, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना है। मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो, आई विल गारंटी कि तुमको सब कुछ याद हो जाएगा, तुमको सब कुछ समझ में भी आएगा और सब कुछ याद भी हो जाएगा और फिर तुम्हारा एसएम वन ऑफ द फेवरेट्स में आ जाएगा। तुमको मन भी करेगा बाद में पढ़ने का। मन क्यों नहीं करता थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का? क्योंकि ना तो पहले हम समझने का कोशिश करते हैं, अब जब समझने का कोशिश नहीं करते हैं तो फिर लर्न करने में डिफिकल्टी आएगा, क्योंकि रट्टा ही मारना हुआ ना एक तरह से। समझा नहीं है तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, समझ लिया तो लर्निंग इज ऑल्सो ईजी। तो रट्टा मारने में फिर डिफिकल्टी आती है। अब जब रट नहीं पा रहे हैं तो फिर वो सब्जेक्ट से मन उठ जाता है। तो यहां पे तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा, 100% इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं तुमको दे दूंगा, उससे समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसे कीवर्ड्स की तरह लर्न करने में इजी होगा और कीवर्ड से लर्न करके लिखने में अपने को बहुत इजी लगेगा। तो 7 पॉइंट्स तुमको मेरे साथ साथ रिपीट करना है। सबसे पहला, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी, यानी फीचर्स। स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, ये हमको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट हेल्प्स अस अचीव एडवांटेज ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तीसरा, स्ट्रैटेजी हम स्कोप में रह के अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनाएंगे। चौथा, इट हेल्प्स इन मैचिंग द रिसोर्सेज विद एक्टिविटीज, रिसोर्सेज और काम को मैच करना है। फिफ्थ, वेस्टिन वाला, स्ट्रेच करेंगे हम अपने रिसोर्सेज को ताकि नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। इट इन्वॉल्व्स स्ट्रेचिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। 5 पॉइंट हुआ। सिक्स्थ, स्ट्रैटेजी अफेक्ट्स ऑपरेशनल डिसीजन, स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम अफेक्ट हो जाएगा। और 7th, स्ट्रैटेजी 2 चीजों से अफेक्ट होगा। एक, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कितना पैसा है उसके हिसाब से तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे। दूसरा, एनवायरमेंटल फोर्सेस, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा उठाओ, थ्रेट है तो भाई रुक जाओ, थ्रेट है तो अभी रुक जाओ। जैसे कोविड बहुत लोग के लिए अपॉर्चुनिटी था, बहुत लोग के लिए थ्रेट था। हमने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और ऑनलाइन चले गए पूरा का पूरा। जो लोग उसको थ्रेट की तरह देखे वो उनको बंद करना पड़ा अपना काम। समझा क्या? तो स्ट्रैटेजी इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स अवेलेबिलिटी में तुम लिख लो, रिसोर्स माने क्या? रिसोर्स मतलब सबसे पहला मनी, दूसरा स्टाफ, चलेगा? 7 पॉइंट्स आ जाओ मेरे साथ, लिखते हुए चलो। टॉपिक नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी। अब यहां हम लोग ऐसे चार्ट फॉर्म में बनाएंगे।
इस तरह से चार्ट फॉर्म में तुमको बनाना है 7 पॉइंट्स। अगर तुम ऐसे बना पाओ, प्रेफरेंस है ऐसे बनाना। अगर ऐसे तुम नहीं बना पा रहे, लग रहा है कि जगह कम पड़ जाएगा, तो फिर तुम पॉइंट वाइज लिख देना। ये देखो इस तरीके से 7 पॉइंट्स बनाया। 7 पॉइंट्स को ऐसे ही लिख देंगे बगल बगल में। अगर ये नहीं कर सकना, ये तुमको दिक्कत लग रहा है, तो तुम पॉइंट वाइज लिख देना, ऐसे फिर 1 2 इस तरह से करके लिख देना। बट समरी नोट्स बना रहे तो इसलिए तुम जितना चार्ट के हिसाब से बनाओगे तुमको उतना इजी रहेगा लर्न करने में। ठीक है, लर्न किया, लिखेंगे, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। अरे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी, सबसे पहला देख के लिखना, बट लिखना। इट प्रोवाइड्स क्या? स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। वो लॉन्ग, सिर्फ कीवर्ड्स लिखना है, पूरा पूरा पॉइंट नहीं लिखना है, ओनली कीवर्ड्स। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा हमको। दूसरा, प्रोवाइड्स एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा हमको, प्रोवाइड एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। थर्ड, स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड विद इन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। तो ऐसे लिखो, विद इन स्कोप ऑफ एक्टिविटीज स्ट्रैटेजी बनेगा, विद इन स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। फिर हम मैच करते हैं रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज को, तो इसमें लिखा मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। काम और रिसोर्स को मैच किया, उसके बाद स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच मतलब समझता है ना, उस कोई भी रिसोर्स को और कोई काम के लिए यूज करना, तो स्ट्रेच करना हो गया। जैसे सपोज करो ये आईपैड, ये जो आईपैड है, इस पे अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें मैं क्लास नोट्स बनाने के लिए इसको खरीदा तो इसी पर्पस के लिए था। अब यहाँ पे इसका कॉस्ट तो लग चुका है। अब अगर मान लो कोई ट्रिप पे जाना है, तो क्या मैं इसको अपने साथ लेके नहीं जा सकता? मूवी देखने के लिए फ्लाइट में बैठ के लेके जा सकता हूं, तो इस काम के लिए भी आ जाएगा। तो यहां पे क्या किया? स्ट्रेचिंग रिसोर्सेस टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेचिंग रिसोर्सेस टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, सही है। उसके बाद स्ट्रैटेजी अफेक्ट्स ऑपरेशनल डिसीजंस। वो ऑपरेशनल डिसीजंस को अफेक्ट करता है। और फिर स्ट्रैटेजी इज अफेक्टेड बाय, दो चीजों से वो अफेक्ट हो रहा था, क्या क्या याद है क्या कुछ? इन्वायरमेंटल फोर्सेस एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। बोलो यहां तक डन है? ये पूरा 7 पॉइंट्स तुम्हारे सामने, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो मेरे को, फटाफट से बता दो। यहां तक डन है? जल्दी जल्दी लिखते हुए चलना। ठीक है, एग्जाम्पल में यहां डाल दो, एग्जाम्पल जियो। ये एग्जाम्पल को सोच के हमने लिखा तो तुमको याद आ जाएगा। बोलो रे बोलो, हाँ गए? सो तो नहीं गए? चलो, लाइफ इज इजी, डन, परफेक्ट। आ जाओ।
थर्ड टॉपिक पे आ जाओ, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसके व्यू पॉइंट से सोचा? जियो। यहां जियो के नजरिए से देखा, जियो ने स्ट्रैटेजी बनाया तो उसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो स्ट्रैटेजी के क्या क्या फीचर्स थे, वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, फीचर्स में देखा। जियो ने तो स्ट्रैटेजी बनाया, इंप्लीमेंट किया, लॉन्च किया, फ्री में हम सिम कार्ड बांटेंगे, इससे नींद किसका उड़ा? जियो ने जब ये स्ट्रैटेजी लॉन्च किया, इतना एनर्जी कहां से लाते हो यार? ठीक है, बस तुम बैठा है सामने, मेरे को लगता है तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए फुल एनर्जी के साथ क्लास बंद करते ही मेरे को पैर का दर्द याद आ जाएगा। प्रॉब्लम यही है, बट चलता रहता है। करेक्ट। जब जियो ने ये स्ट्रैटेजी लाया, जियो ने ये स्ट्रैटेजी लॉन्च किया, तो फिर नींद किसका उड़ा ये बताओ? एयरटेल, वोडाफोन, ये बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज थे, इनका नींद उड़ा? इनका नींद उड़ा ना, तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है, ये हमको एयरटेल के नजरिए से सोचना है, ये हमको एयरटेल के नजरिए से सोचना है। कॉन्सिक्वेंसेज एयरटेल के नजरिए से सोचेंगे। देखो, पहला पॉइंट सुनते हुए चलना खाली एकदम। सबसे पहला, एयरटेल के लिए कॉम्प्लेक्स चीज हो गया भाई, क्या हुआ उसको तो समझने में टाइम लग जाएगा कि जियो आया, लॉन्च किया फ्री में सिम कार्ड और चला गया। अभी लोग फ्री में सिम कार्ड खरीद रहे हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया एयरटेल के लिए, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो स्ट्रैटेजी इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दूसरा, बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी आ गया उसके सामने, अब क्या करें भैया? अगर एयरटेल जीरो कर दे, एयरटेल को भी प्राइस जीरो अगर करे, एयरटेल खत्म हो जाएगा, एयरटेल सलट जाएगा। जियो के पास तो बैकिंग था रिलायंस का, एयरटेल के पास क्या है? एयरटेल का तो इकलौता काम है टेलीकॉम का, अगर वो जीरो कर देगा, उसका तो रोजी रोटी बंद हो जाएगा, तो फिर वहां अनसर्टेनिटी आ जाएगा। अनसर्टेनिटी हो गया, अनसर्टेन सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट हो गया था, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, अनसर्टेन सिचुएशन था, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो एयरटेल ने क्या किया? एयरटेल उस इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करना पड़ा। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब सबको इन्वॉल्व किया। टॉप मैनेजमेंट, भारती मित्तल का भी नींद उड़ा होगा, मिडिल मैनेजमेंट जो बीच वाले लोग हैं उनका भी नींद उड़ा होगा, सारे मैनेजर्स का, और जो लोअर एम्प्लॉइज है उनका भी नींद उड़ा होगा। भाई एयरटेल चला गया तो हमारा भी जॉब चला जाएगा, उनका भी नींद, सबका नींद उड़ा होगा ना एक साथ। तो सबको मिल बांट के इन्वॉल्व होके एक स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे रिटेलिएट करना है। तो इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब इट इन्वॉल्व्स एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन से सबको लेके चलो, सबको इन्वॉल्व करो, मीटिंग बुलाओ और फिर डिस्कस करते क्या होगा। जैसे उरी में देखा था ना इंटीग्रेटेड अप्रोच, वॉर रूम में बैठ के सबका डिस्कशन हो रहा था, वहां प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, डिफेंस मिनिस्टर भी था, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल भी थे, और अलग अलग आर्मी हेड्स थे। तो ये सब लोग बैठे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठे थे और एक डिस्कशन हो रहा था। इंटीग्रेटेड अप्रोच, समझा क्या? इंटीग्रेटेड अप्रोच। एग्जाम्पल में लिख लेना, उरी डिस्कशन। सही है। अब एयरटेल को रिस्पॉन्स करने के लिए बदलना पड़ेगा कि सेम रहने से चलेगा? एयरटेल विल हैव टू चेंज, कि जैसे वो अभी तक काम करते आ रहा था वैसे ही काम कंटिन्यू करे तो काम हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा बताओ फटाफट से। क्या एयरटेल को बदलने का दरकार है कि वो जैसे जैसे काम कर रहा था वैसे वैसे वो काम कंटिन्यू कर सकता है? बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज द केस? क्या एयरटेल को बदलना पड़ेगा या वो जैसे काम अभी तक कर रहा था वैसे वैसे वो कर सकता है तो काम हो जाएगा? एयरटेल को बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एयरटेल विल हैव टू चेंज। वो जिस तरीके से अभी तक अपना काम कंटिन्यू कर रहा था वो वैसे अपना सेम काम कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको एक नया स्ट्रैटेजी लाना पड़ेगा, उसको नए तरीके से काम करना पड़ेगा। आया ना? बदलना होगा, एयरटेल विल हैव टू चेंज। तो यहां पे देखो, चेंज रिलेशनशिप्स आएंगे, बहुत सारा चीज चेंज होगा, नया स्ट्रैटेजी बदलेगा, नए लोग को लाने पड़ेंगे, पुराने लोग को हटाने पड़ेंगे। तो चेंज रिलेशनशिप्स आएगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
सप्लायर, कस्टमर, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर भी डरेगा कि यार अब क्या करे, जियो तो फ्री में सिम कार्ड दे रहा है, एयरटेल क्या करेगा, कस्टमर भी पैनिक करेगा, सप्लायर भी पैनिक करेगा जो एयरटेल को सप्लाई किया है कि क्या एयरटेल मेरा पैसा वापस दे पाएगा, क्योंकि जियो ने तो फ्री में सिम कार्ड बांटा, एयरटेल अब क्या पैसा वापस दे पाएगा। तो ये सब लोग पैनिक करेंगे, गवर्नमेंट भी पैनिक करेगा कि जियो ने ऐसा किया है तो एयरटेल सलट ही जाएगा क्या। तो मैनेज चेंज रिलेशनशिप्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सबको समझाते हुए चलना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम संभाल लेंगे इस सिचुएशन को। और दूसरा, यू हैव टू इन्वॉल्व चेंज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, चेंज बाहर में भी होगा, मैनेज करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, एम्प्लॉयज के मन में, मैनेजमेंट के मन में, सब जगह चेंजेस आएंगी, उसको भी मैनेज करके आगे चलना पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस को अपने को मैनेज करके चलना पड़ेगा। यस और नो, बताओ फटाफट से। ये सारे चेंजेस को अपने को मैनेज करके आगे चलना पड़ेगा। बहुत सारा टेलीकॉम कंपनी सलट भी गया था, बिल्कुल। जो चेंज को मैनेज नहीं कर पाए, जो चेंजेस को मैनेज नहीं कर पाए, वो सलट गए, और सिर्फ एयरटेल थोड़ा अपने आप को बचा पाया। एयरटेल स्टिल प्रॉफिटेबल, जियो और एयरटेल अभी प्रॉफिटेबल है। तो इधर 5 पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रैटेजी, 5 पॉइंट। सबसे पहला, एयरटेल के नजरिए से सोचना, जब जियो फ्री में सिम कार्ड लॉन्च किया तो एयरटेल के लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए थे। पहला, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, कॉम्प्लेक्स चीज हुआ था, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दूसरा, अनसर्टेन सिचुएशन था, समझ में नहीं आ रहा करना क्या, तो कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन सिचुएशन। तीसरा, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, सबको इन्वॉल्व करो, डिसाइड करो क्या करेंगे। और चौथा, चेंजेस आएंगे, चेंजेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करना है, बाकी सबको लेके, और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी मैनेज करना होगा। ये सारे चेंजेस को मैनेज करने आउटसाइड में, तुम यहां एग्जांपल लिख लो, सप्लायर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। बोलो, चलेगा यहां तक? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? सही है, तो ये वाले टॉपिक को लिख लो, आ जाओ, नोट कर लो मेरे साथ साथ। टॉपिक नंबर 3, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रैटेजी। ये हम सोचेंगे एयरटेल के व्यू पॉइंट से। तो एग्जाम्पल में लिख लो एयरटेल। वाओ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहां पे अपने पास 5 पॉइंट्स हैं, तो 5 पॉइंट्स को वैसे करके एक चार्ट बना देना। फाइव पॉइंट्स का ऐसा चार्ट बना। सबसे पहला, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दूसरा,
अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट करेगा। तीसरा, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। चौथा, मैनेज चेंजेस outside the organization and changes in the organization. Changes outside the organization, changes in the organization. इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए तुम यहां पे मीनिंग लिख लो, तुमको इंटीग्रेटेड वर्ड हो सकता है, तुम भूल जाओ। इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए मीनिंग लिख लो, इन्वॉल्व एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट प्लस एम्प्लॉइज, सबको इन्वॉल्व करो। उरी का एग्जाम्पल भी अपने देखे थे। बोलो सही है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी चलेगा यहां तक? परफेक्ट। चलो 5 मिनट का एक लास्ट टॉपिक बचा है, फिर आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। 5 से 10 मिनट मैक्स, ये लास्ट टॉपिक बचा है, इसको खत्म करते हैं। चेंजेस कॉन्सिक्वेंसेस क्यों? समझा नहीं, हम क्वेश्चन नहीं समझा। अनूप वापस बोलो क्या है? ठीक है, तुम लिखो, हम लोग इस पे आ जाएंगे, तब तक आगे वाले पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, चेंजेस कॉन्सिक्वेंसेज में कैसे आ रहा है? जियो एक स्ट्रैटेजी लाया। अब जियो एक स्ट्रैटेजी लाया तो जियो जो स्ट्रैटेजी लाया उसके वजह से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को तो चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो लोग खत्म हो जाएंगे। अगर जियो इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ एयरटेल, अब जियो अगर कोई स्ट्रैटेजी ला रहा है तो एयरटेल चुपचाप तो नहीं बैठ सकता ना, उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो सलट जाएगा। इसीलिए इट इन्वॉल्व्स चेंजेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। पूरा ही बदलना पड़ेगा एयरटेल को, पूरा काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। इतना मेजर चेंज था वो। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ, टॉपिक नंबर 4। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी मेरे साथ साथ बनाओ इधर। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, 3 टाइप का स्ट्रैटेजी होता है। यहां तक बनाना जो बनाना है, राइट साइड में कुछ मत लिखना, लेफ्ट साइड में ही अपने बनाएंगे। तो लेट्स से आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी लिमिटेड
एक ओवरऑल कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, तो वो बहुत सारे काम करेगा, उसका 4 काम है टोटल में, ये तुमको बताया हुआ भी है क्या क्या है उसका। सबसे बड़ा बिजनेस टोबैको, फिर आता है सेकंड एफएमसीजी, उसके बाद होटल डिवीजन और उसके बाद उसका पेपर डिवीजन। तो ये 4 है उसका अलग अलग टाइप का बिजनेस है। अब ये जो 4 अलग अलग बिजनेस है ये सब मिला के आईटीसी है, और ये 4 अलग अलग बिजनेस में, जैसे टोबैको का अगर अपने बात करें, सो टोबैको में काम एक ही है कि काम बहुत सारा है? टोबैको के अंदर में भी काम बहुत सारा हो रहा होगा। क्या क्या काम हो रहा होगा? सबसे पहले टोबैको को हम लोग प्रोक्योर करते हैं, टोबैको को प्रोक्योर करेंगे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके फिर प्रोडक्शन होगा, सिगरेट बनेगा, प्रोडक्शन होगा, वो बनने के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग होगा, उसका सिगरेट का सेल्स एंड मार्केटिंग जाएगा। इसके बाद एचआर होगी, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसको संभालने के लिए एचआर होगी, और फिर अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होगा, क्योंकि सिगरेट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो सारे टैक्स कंप्लायंस वगैरह जो करना है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। तो कुछ इस तरीके से काम होगा क्या आईटीसी का? एक बार फटाफट से कंफर्म करो, कुछ इस तरीके से काम होगा क्या आईटीसी का? आईटीसी में कुछ इस तरीके से काम हो रहा होगा, हाँ या ना? करेक्ट है। तो जो टॉप आईटीसी लिमिटेड है, आईटीसी लिमिटेड में यहां पे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होंगे आईटीसी के। आईटीसी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो तुम देखो किसी एक बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो चारों बिजनेस के बारे में सोचेगा? आईटीसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चारों बिजनेस के बारे में सोचेगा या किसी एक बिजनेस के लिए सोचेगा? क्या वो टोबैको को ग्रो करने के लिए सोचेगा? बोलेगा पेपर ग्रो करता है तो ठीक, नहीं करता तो कोई बात नहीं, लोग नहीं पढ़ेंगे, और क्या होगा? वो चारों बिजनेस के बारे में सोचेगा ना एक साथ, क्योंकि उसको तो आईटीसी ओवरऑल से मतलब है। वो किसी एक बिजनेस के बारे में खाली नहीं सोचेगा, वो तो चारों बिजनेस के बारे में सोचेगा। करेक्ट? तभी वो आईटीसी के टॉप लेवल पर बैठे हैं, क्योंकि वो चारों के बारे में उनको सोचना है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे जो लोग बैठे हैं इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो टॉप मैनेजमेंट बोल सकते हैं क्या? सिंपल भाषा में बोले तो टॉप मैनेजमेंट बोल सकते हैं, और बुक के लैंग्वेज में बोले तो हम इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, ऐसे लिखना। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल है, ये टॉप लेवल है। किसी एक बिजनेस के बारे में नहीं सोचेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इकट्ठे सोचेगा। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, अब टोबैको डिवीजन के लिए कोई हेड बैठा होगा, कोई इंसान होगा, एक टीम होगी जो सिर्फ टोबैको के लिए सोचेंगे। उनको एफएमसीजी क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कहां पे कोई नया होटल शुरू हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्लासमेट कितना बिक रहा है कितना नहीं, क्लासमेट में क्या इश्यूज है उससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपने से मतलब है कि भैया मेरा सिगरेट कितना बिक रहा है और कैसे बिक रहा है, सिगरेट में कौन कॉम्पिटिटर आया मार्केट में, मेरा आईटीसी का सिगरेट मार्केट में कितना बिक रहा है, उसको सिर्फ इस चीज से मतलब है। टोबैको में जो लोग बैठे हैं उसको सिर्फ टोबैको से मतलब होगा कि सारे डिवीजन से मतलब होगा, सारे बिजनेसेस से मतलब होगा। बताओ। सिमिलरली जो होटल डिवीजन में बैठा है, जो होटल के लेवल पर बैठा है, उसको सिर्फ होटल से मतलब होगा या उसको सारे बिजनेसेस से मतलब होगा? पूरा पंचायती होगा क्या सिगरेट कितना बेचा देख के आए, एफएमसीजी में यिप्पी नूडल्स कितना बिक रहा है, सनफिश कितना बिक रहा है ये देख के आए? बोलो ना, बोलो ना। यहां पे किस तरीके से काम होगा? तो यहां पे सबको अपने अपने लेवल से मतलब होगा। टोबैको में जो लोग हैं उनको सिर्फ टोबैको से मतलब है, एफएमसीजी में सिर्फ एफएमसीजी के लिए वो लोग सोचेंगे, होटल वाले लोग सिर्फ होटल के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, और पेपर वाले लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि भाई क्लासमेट को कैसे ग्रो करना है। तो सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तुम भी तो अपने बारे में सोचोगे कि बाकी लोग के बारे में भी सामूहिक पढ़ाई करेंगे, सबका पढ़ाई हम ही कर लेते हैं, कैसे सोचेगा? अपने बारे में सोचेगा। तो इसको हम बोलते हैं
इस लेवल को हम बोलते हैं मिडिल मैनेजमेंट, और मिडिल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं बिजनेस या डिविजनल लेवल मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं बिजनेस या डिविजनल लेवल मैनेजमेंट। ये लोग सिर्फ अपने बिजनेस या अपने डिवीजन के बारे में सोचते हैं, पूरे कॉरपोरेट के बारे में नहीं सोचते हैं। कॉरपोरेट हो गया आईटीसी लिमिटेड, बिजनेस या डिवीजन हो गया टोबैको, एफएमसीजी, होटल और पेपर। ये लोग सिर्फ अपने बिजनेस और अपने डिवीजन के बारे में ही सोचेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इसको कोई मतलब नहीं होता इनको। सही है यहां तक? अब टोबैको के अंदर जो प्रोडक्शन वाले लोग बैठे हैं, टोबैको के अंदर जो प्रोडक्शन वाले लोग बैठे हैं, वो लोग सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे या वो ये भी सोचेंगे कि सिगरेट कितने में बेचना है, किसको बेचना है, टोबैको कहां से आएगा, टोबैको कितने में आया है? वो लोग ये भी सोचेंगे क्या कि वो लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि हमको सिगरेट कितना बनाना है और कितने टाइम के अंदर बनाना है, कि भाई स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं होना चाहिए। वो लोग क्या सोचेंगे? प्रोडक्शन वाले लोग क्या सोचेंगे? सिगरेट के प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे कि उसका सेल, प्रोक्योरमेंट, उस पर टैक्स कितना बनना चाहिए, ये सब पे भी काम करेंगे। वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेंगे, कितना सिगरेट बनाना है, कितने दिन में बनाना है ताकि स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेंगे। सेम प्रोक्योरमेंट वाले लोग क्या सोचेंगे? वो सिर्फ ये सोचेंगे कि हमको टोबैको लाना कैसे है, लाना किस तरफ से, कहां से कितना टोबैको हमको लेके आना है, जहां सस्ता मिले, सबसे ज्यादा क्वालिटी किधर मिले, वहां से हम लेके आएंगे। तो प्रोक्योरमेंट वाले लोग प्रोक्योरमेंट के बारे में सोचेंगे, उनको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। फिर सेल्स वाले लोग सिर्फ सेल्स के बारे में सोचेंगे, ऐसा एचआर का सिर्फ काम ये होगा कि सारे एम्प्लॉयज खुश है ना, वो ये सोचेगी। और अकाउंटिंग फाइनेंस वाले लोग ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स चला गया ना, डेटर से पैसा आ गया ना, क्रेडिटर को पैसा चला गया क्या, और हमारे पास कैश कितना बाकी है, ये सब सोचेंगे। तो इनका भी अपना अपना काम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, और लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम यहां बोलेंगे फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले पूरे हेड पे जो बैठा होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, किसी एक बिजनेस या किसी एक डिवीजन के बारे में नहीं सोचेगा। फिर उसके नीचे अलग अलग बिजनेस का अलग अलग बिजनेस हेड्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस या डिविजनल लेवल मैनेजमेंट। वो एक एक बिजनेस के बारे में सोचेगा, उसको पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से या कॉर्पोरेट से कोई मतलब नहीं होता। और हर एक बिजनेस या हर एक डिवीजन के अंदर में लोअर लेवल मैनेजमेंट आएंगे, अलग अलग फंक्शंस आएंगी। वो फंक्शंस तुम देखो, फंक्शंस है, यहां काम है, परचेज, प्रोडक्शन, एचआर, सेल्स, ये सब काम है, काम, फंक्शन, इसीलिए इसको फंक्शन बोला। फंक्शन या ऑपरेशनल, फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, इनका काम सिर्फ इतना होगा कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो हम प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे, सेल वाले सेल का सोचेंगे, सब अपना अपना काम के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सब अपने अपने काम के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में ही सोचेंगे। तुमको ये 3 लेवल पर क्लैरिटी आया क्या? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस या डिविजनल लेवल, और लास्ट में फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल। तुमको ये 3 लेवल पे क्लैरिटी आया कि नहीं, ये मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ, ये 3 लेवल पे क्लैरिटी आया या नहीं आया? ये 3 चीज पे क्लैरिटी अपने को चाहिए। क्लैरिटी है पूरा का पूरा? तो सबसे पहला कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनेगा, कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना देंगे। दूसरा, बिजनेस या डिविजनल वाले लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और तीसरा, फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल बोला था, वो लोग फंक्शनल स्ट्रैटेजी या
ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो तीन लेवल है और तीनों का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। कॉर्पोरेट लेवल का कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस या डिविजनल लेवल का बिजनेस स्ट्रैटेजी और फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल का फंक्शनल या ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कॉर्पोरेट वाले लोग का कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस या फंक्शनल, बिजनेस या डिविजनल वाले लोग का बिजनेस स्ट्रैटेजी और नीचे फंक्शनल या ऑपरेशनल वाले लोग का फंक्शनल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट का काम क्या होगा तुम खुद सोचो ना। आईटीसी के हेड पे जो बैठे हैं उनका काम क्या होगा? वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी बना देंगे। देखो ये ओवरऑल पर्पस सोचते हैं, ओवरऑल पर्पस के बारे में सोचते हैं। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में जाने को कितने ईयर्स लगते हैं? ये हुआ ना बढ़िया क्वेश्चन। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में जाने में कम से कम 20 साल लग जाएगा तुमको। इसलिए तुम देखो जो कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा होता है उसका बाल दाढ़ी सब सफेद होता है। आधे लोगों को तो आधा बाल भी झड़ा होता है। नहीं छोड़ो, अपने ऊपर लग गया तो गलत हो जाएगा। सरस्वती जी सॉरी, मुंह पे जुबान पे बैठी होती है ना, कब लग जाए पता नहीं। तो इसीलिए कॉर्पोरेट लेवल जाने में टाइम लगता है तुमको। यू हैव टू क्लाइंब द लैडर, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच। चलेगा क्या यहां तक? सही है। तो कॉर्पोरेट, बिजनेस और प्राची अपना स्ट्रैटेजी बना रही है। बिल्कुल सोचना भी जे कॉर्पोरेट लेवल तक तो पहुंचना ही है ना, सीईओ तो बनेगा ना। कॉर्पोरेट वाले लोग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बिजनेस वाले लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फंक्शनल वाले लोग फंक्शनल या ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पहला 5 साल सब लोग फंक्शनल में ही रहेगा, फंक्शनल डिवीजन में रहेगा, फिर बिजनेस लेवल में पहुंचेगा और 15-20 साल बाद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पर पहुंचेगा। तो पहला 4-5 साल हर जन फंक्शनल पर ही रहता है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट वाले लोग यानी यहां पे जो आईटीसी के लेवल पर बैठे हैं, आईटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग बैठे हैं, वो लोग किसके बारे में सोचेंगे? वो ओवरऑल पर्पस के बारे में सोचेंगे, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओवरऑल पर्पस यानी ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे आईटीसी का स्ट्रैटेजी बनाएगा ना, कि किसी एक बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाएगा? पूरे आईटीसी का स्ट्रैटेजी बनाएगा। ओवरऑल पर्पस ये लोग का काम होगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, आईटीसी का हेड पे जो बैठा है, आईटीसी के जो हेड पे बैठा है उसका ये काम होगा, ये डिसाइड करना भैया पैसा आएगा कहां से हमारे पास और इस पैसे में से किसको कितना पैसा देना है। तो जैसे आईटीसी के टॉप लेवल पे जो लोग बैठे वो लोग बोले सिगरेट से बहुत पैसा आता है आईटीसी को, तो टोबैको डिवीजन से पैसा आएगा और इस टोबैको डिवीजन से जो पैसा आएगा उसको हम कुछ एफएमसीजी, होटल और पेपर डिवीजन में एलोकेट कर देंगे। ऑब्वियसली उसका कुछ एक हिस्सा टोबैको को तो देंगे ही, बट मेजर हिस्सा एफएमसीजी, होटल और पेपर डिवीजन को बांट देंगे ताकि वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। टोबैको डिवीजन जितना एक्सपैंड होना था हो चुका, उसको तो हमने पहले से एक्सपैंड कर ही रखा है। अब टोबैको के पैसे को यूज करके एफएमसीजी, होटल और पेपर को एक्सपैंड करने का बारी है। जैसे रिलायंस भी यही किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम डिवीजन को पहले सेट किया, अब पेट्रोलियम के पैसे को यूज करके जियो को सेट किया, अब जियो के पैसे को यूज करके वो रिटेल डिवीजन को सेट कर रहा है। क्लियर है क्या? तो वहां पे वो लोग डिसाइड करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस क्या होना चाहिए। वो लोग डिसाइड करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस क्या होना चाहिए, ये उसको डिसाइड करेंगे। सही है। तो सबसे पहला ओवरऑल पर्पस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट बिजनेस कैसा होना चाहिए वो सेट करेंगे। और तीसरा, मेरे रिलेशन में भी एक का पेट्रोल पंप है रिलायंस का, चलो समझ में आ गया ना। और तीसरा, ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन किसको स्टेबिलिटी फॉलो करना है, किसको ग्रोथ और किसको रिट्रेंचमेंट।
स्टेबिलिटी मतलब अभी ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। जैसे आईटीसी के हेड पे जो लोग बैठे हैं वो लोग ने सोचा, वो लोग ने डिसाइड किया कि जो टोबैको डिवीजन है इसको जितना ग्रो करना था ये कर चुका है, अब इसमें और ग्रो हम नहीं करेंगे, जितना ग्रो कर चुका है उसको मेंटेन करेंगे, उसको स्टेबिलिटी फॉलो करेंगे। जितना मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया अब उसको मेंटेन करके चलेंगे, और मार्केट शेयर नहीं चाहिए हमको, मेंटेन करो काफी है, स्टेबिलिटी। एफएमसीजी, होटल और पेपर डिवीजन को ग्रो करना है, तो कॉर्पोरेट लेवल का काम है ये डिसाइड करना कि कौन स्टेबिलिटी फॉलो करेगा, कौन ग्रोथ फॉलो करेगा, और रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट मतलब बिजनेस बंद करना, कौन से बिजनेस को हमको बंद करना है, ये सब कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग सोचते हैं। बोलो ये तीन चीज क्लियर है क्या? कॉर्पोरेट लेवल वाले क्या काम करेंगे? सबसे पहले उनका काम ओवरऑल स्ट्रैटेजीज बनाने का होगा। दूसरा, वो डिसाइड करेंगे किसको कितना रिसोर्स एलोकेट करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस। और तीसरा, वो डिसाइड करेंगे कौन स्टेबिलिटी फॉलो करेगा, कौन ग्रोथ फॉलो करेगा, और कौन से बिजनेस को हमको बंद करना है, रिट्रेंचमेंट, वो ये डिसाइड करेंगे। जियो से तो आपका भी फायदा हो गया, बहुत एग्जांपल्स मिले। बोलो यहां तक डन है? यहां तक डन है क्या? फटाफट से बताओ। कॉर्पोरेट लेवल क्लियर? तो अब इसके आगे कुछ नहीं है, मेन कॉर्पोरेट लेवल ही होता है, इसके आगे तो सिंपल सिंपल है। बोलो फटाफट से बोलो। ठीक है, अब बिजनेस लेवल वाले लोग, बिजनेस लेवल वाले लोग के लिए क्या सोचना है अब तुम सोचो। बिजनेस वाले लोग का मतलब क्या होता है? बिजनेस वाले लोग का मतलब जो टोबैको के लेवल पर बैठा है, जो यहां टोबैको पे बैठा है, तो ये क्या काम करेगा तुम सोचो। ये अपने इंडिविजुअल बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाएगा कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाएगा? ये अपने इंडिविजुअल टोबैको का स्ट्रैटेजी बनाएगा ना, खाली सिर्फ टोबैको का स्ट्रैटेजी बनाएगा, बाकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इसको क्या मतलब है? तो बिजनेस लेवल इंडिविजुअल बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ये इंडिविजुअल बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाने वाले हैं, इंडिविजुअल बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपना अपना। इनको डिसाइड करना है कि भैया इनको कंपीट करना है। जैसे आईटीसी का टोबैको हेड जाके ये डिसाइड करेगा कि यार मार्केट में मालबोरो है, मालबोरो से हमको कंपीट करना है या हाथ मिला ले उससे जाके। वो बोलेगा कंपीट करेगा, वो भी लड़ रहा है, सिगरेट उसका भी मार्केट में अवेलेबल है, आईटीसी का भी अवेलेबल है। मालबोरो 20 का 19 किया, आईटीसी 19 का 18 करेगा, तो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन है किसका ज्यादा बिकेगा किसका नहीं। दूसरा, आईटीसी बोला कि यार मालबोरो से हाथ मिला लेते हैं, वो भी 25 रुपए में सिगरेट बेचे, हम भी 25 रुपए में सिगरेट बेचे। आईटीसी एक मार्केट को कैप्चर करे, मालबोरो एक अलग मार्केट को कैप्चर करे, दोनों कोलैबोरेशन में काम करे, जैसे पीवीआर आइनॉक्स ने किया। पीवीआर आइनॉक्स चाहते तो compete कर सकते थे, लेकिन वो लोग क्या किए, कोलैबोरेट किए और बोले कि यार अब मिल के बिजनेस करते हैं, प्राइस कम नहीं करना है, प्राइस बहुत ज्यादा रखेंगे और साथ में बिजनेस करेंगे। समझा क्या? तो या तो ये compete कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, और या कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल मोनोपोली हो जाएगा, पीवीआर आइनॉक्स का इफेक्टिव मोनोपोली हो गया, कंपटीशन कमीशन को ये अलाउ नहीं करना चाहिए था, बट इंडिया है, सब कुछ बिकाऊ होता है, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। मजा आ गया सर, क्या पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सही है ना? बिजनेस लेवल वाले लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सोचेंगे कि भैया हम कंपीट करें या कोऑपरेट कर लें। कोऑपरेट माने कोलैबोरेट, कोऑपरेट मतलब कोलैबोरेट। जैसे एग्जांपल में लिख लो पीवीआर प्लस आइनॉक्स, ये लोग कोलैबोरेट करके रखे। पीवीआर आइनॉक्स का तो मर्जर भी हो चुका, ठीक है। तो इनका काम ये होता है, ये डिसाइड करते हैं कि भाई हाउ टू कंपीट, ये डिसाइड करेंगे हमको कंपीट कैसे करना है, अपने कॉम्पिटिटर से डील कैसे करना है, इनका काम ये होगा। बिजनेस लेवल वाले लोग का काम ये होगा, करेक्ट है। फिर फंक्शनल लेवल वाले लोग, मतलब बॉटम मोस्ट लेवल फंक्शनल वाले लोग का काम क्या होगा, इनका काम होगा जो स्ट्रैटेजीज
टॉप लेवल वाले लोगों ने बनाया, इनका काम होगा उसको फॉलो करना, उसको इंप्लीमेंट करना। करेक्ट? देखो, इनका काम होगा डिलीवर इफेक्टिवली, डिलीवर करना है, एग्जीक्यूट करना है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को। यानी इनका काम एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन, जो ऊपर वाले लेवल्स ने स्ट्रैटेजी बनाया है, इनको एकदम ब्यूटीफुली टॉप नॉच लेवल पे वो स्ट्रैटेजीज को जाके इंप्लीमेंट करना है। तो इनका काम होगा इफेक्टिवली हम डिलीवर कर सके कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को। ठीक है? और मैक्सिमाइज रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज को कम करेंगे, ये एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज को कम करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो रहे हो, इसको इंश्योर करना है। तो वेस्टेज को कम किया, एफिशिएंसी को बूस्ट किया। बोलो, यहां तक डन है क्या? यहां तक डन है क्या तुम्हारा? फटाफट से बताओ, बता दो। सही है? 3 लेवल्स, कौन से 3 लेवल्स मेरे साथ रिपीट करना? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, ये फालतू चीज होता है। टॉप को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल, वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाएगा। फिर बिजनेस, बीच वाले को हम बोलते हैं बिजनेस या डिविजनल लेवल, वो बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और लोअर लेवल को हम बोलते हैं फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल, वो फंक्शनल या ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। टॉप लेवल का काम होता है 3। पहला, देख के बोलना बट बोलते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, देख के बोलना है बट बोलना है। टॉप लेवल का काम होगा 3। सबसे पहला, ओवरऑल पर्पस क्रिएट करेंगे, ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इसमें कितना एलोकेशन करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट बिजनेस, उसको डिसाइड करेंगे। फिर ये डिसाइड करेंगे कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, क्या किसको फॉलो करना है, वो डिसाइड किया। सेकंड, बिजनेस लेवल वाले लोग का काम क्या होगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होगा, वो डिसाइड करेंगे। कंपीट करें, कंपटीशन या कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, कंपीट या कोऑपरेट। और कंपीट करना तो कैसे कंपीट करना है, हाउ टू कंपीट, ये डिसाइड करेंगे। और फंक्शन लेवल वाले लोग का काम क्या होगा, वो डिलीवर करेंगे बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को। इफेक्टिवली डिलीवर करना है, एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है, और इनको ये इंश्योर करना है कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, मैक्सिमाइज रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। जो एलोकेशन, जो पैसा इनको दिया गया है, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करेंगे। मैक्सिमाइज रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज को कम करेंगे, एफिशिएंसीज को बढ़ाएंगे। बोलो, कहीं कोई दिक्कत, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? लाइफ इज इजी यहां तक? यस और नो? नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में इसको मैं नोट करा दूंगा, तीनों लेवल्स को। 3, ये डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया होगा, वो तीनों लेवल को अब एक एक करके तीनों को लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में, और वहां से फिर आगे चलेंगे। वहां से अपने आगे जाएंगे। ये रेड ओशन, ब्लू ओशन, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, ये सब अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट तुमको कंफर्ट सेट हुआ क्या, किस तरीके से अपने को समझना है, लर्न करना है, और इसका रिटन नोट्स बना के आगे चलना है। आज का जो पेज था, यही पेज को कंटिन्यू रखेंगे। 15 क्लास में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, नथिंग टू वरी। 15 क्लासेस फुल सिलेबस कंप्लीट होगा। बोलो, डन है यहां तक?